माय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 के लिए आप लोगों के बीच में 100 क्वेश्चन सीरीज को लेके आऊँ, जिसमें आप लोग का मैथमेटिक्स, रीजनिंग, करंट अफेयर, जीके जीएस सारे क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, रीजनिंग से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ। ए और बी के अंकों का अनुपात 3:4 है और बी और सी के अंकों का अनुपात 4:5 है। यदि सी और ए के अंकों के बीच का अंतर 30 है तो बी के को कितने अंक प्राप्त हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड, आप लोग देख सकते हैं ए और बी का, तो ए और बी का जो रेशियो लिख रहा है आप लोग देख सकते हैं 3:4 लिख रहा है। लेकिन आई रिपीट, बी और सी का लिख रहा है 4:5। तो मैं छोटा में लिखूंगा। देखिए, सबसे पहले ए और बी का आप लोग के बीच में लिख रहा है कितना, 3:4 लिख रहा है। क्लियर है। फिर आप लोग का बी और सी का लिख रहा है 4:5 लिख रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे ए बी सी का। तो यहाँ से निकालेंगे 12, 16 और 20 आ गया। क्लियर है। अब यहाँ पे क्वेश्चंस पे अगर कंसंट्रेट करते हैं तो लिख रहा है सी और ए के बीच का अंतर 30 है। तो फ्रेंड्स, सी और ए यानी कि देखिए 20 में से 12 को घटाएंगे, क्या रहा 8 आ रहा, क्या रहा 8। तो 8 का जो अंतर लिख रहा है 30। तो अल्टीमेटली 1 का वैल्यू देखेंगे तो आप लोग बीच में आएगा 15, यानी कि 15/4 आएगा। क्या है, 15/4 आ गया। तो बी को वैल्यू निकालना था। अब फ्रेंड्स, बी का वैल्यू देखिएगा 16 था, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 का पावर में 16 4 बार में आता है। अब 15 चौक 60 हो गया। तो आई थिंक राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। 60 इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, ट्रायंगल एक्स वाई जेड और ट्रायंगल एल एम एन दो समरूप त्रिभुज है। यदि एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, त्रिभुज एल एम एन का क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर और वाई जेड का वैल्यू 2.4 सेंटीमीटर, तो एम एन का वैल्यू ज्ञात करा। कुछ भी नहीं करना फ्रेंड, जब भी समरूपता की कसौटी आता है तो अल्टीमेटली आप लोग पढ़ेंगे एरिया। सबसे पहले एरिया ऑफ त्रिभुज एक्स वाई जेड बाय एरिया ऑफ त्रिभुज क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे एल एम एन। ये दोनों का हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे इसके सामने बेस क्या है। तो एक्स वाई जेड का बेस आप लोग दे रहे वाई जेड लिख रहा है, तो अल्टीमेटली इसमें अगर जाएंगे तो एम एन आएगा। क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका स्क्वायर का फॉर्मूला लेते हैं। क्लियर है। अब हम लोग क्या स्क्वायर को अगर एरिया में डालते तो अंडर रूट हो जाएगा। तो इसका वैल्यू देखेंगे एक्स वाई जेड का जो आप लोग के बीच में वैल्यू लिख रहा था 16 लिख रहा था और ये वैल्यू आप लोग का 25 लिख रहा था। क्लियर है। अब यहाँ वाई जेड का वैल्यू देखेंगे 2.5 था और एम एन का आप लोग को निकालना था। आई होप क्लियर होगा। ये अंडर रूट को हम लोग क्या स्क्वायर को रूट में बदल दिए। अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो इसको काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हुए ला सकते। देखिए आप लोग बताइए, 16 किसका होता है, 4 का होता है। 25 किसका होता है, 5 का होता है। बराबर क्या लिखेंगे, 2.4 पॉइंट सॉरी एम एन होगा। अब 4 का टेबल में 2.4 कितना टाइम्स आएगा, तो 0.6 बार में आएगा। क्लियर है। अब 0.6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा, 3 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। चलिए अब वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, यदि केले को 50 रुपये में 60 रुपये की दर से खरीदा जाता है और 60 रुपये में 50 की दर से बेचा जाता है तो लाभ परसेंट ज्ञात करना। काफ़ी इजी क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले इसका रूल होता है 50, यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे 60 के, ये सीपी लिख रहा हूँ। देखिए ये आप लोगों का सीपी होगा, जस्ट लाइक सेम इसके बगल में एसपी कीजिएगा। यहाँ पे ₹60 लिख रहा हूँ और यहाँ पे बेचने वाला ये लिख रहा। आप लोग इस टाइप से गुना कर दीजिएगा। तो देखिएगा इसमें, यानी कि देखिए 2500 में हम खरीदें, यानी यहाँ पे 2500 में खरीदें, अब बेच कितना बना है, 3600 में बेच रहे हैं। तो अल्टीमेटली देख लीजिएगा कितना का प्रॉफिट हो रहा है फ्रेंड। तो 2500 में खरीदे, 3600 में बेच रहे हैं, तो आप लोग के बीच में आ रहा होगा 1100, यानी कि 1100 का प्रॉफिट हो गया। अब इसका सीपी कितना था, 2500, गुना क्या करेंगे, 100 करेंगे। आई होप क्लियर होगा। 0 0 0 कट गया। 25 का पार में 1100 जो आता है आप लोग के सामने 44 बार में आता है। तो राइट आंसर होगा 44% इज द राइट आंसर, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करना पड़ेगा। चक्रवृद्धि ब्याज पर 3000 रुपये की राशि को 2 वर्षों में 6000 रुपये हो जाती है, तो 4 वर्षों के लिए ब्याज क्या होगी। कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। आप लोग को देखना है 3000 की राशि 2 वर्षों में 6000 हो रही है। तो फ्रेंड्स आप लोग को क्या करना है, ये देखिए 3000 की जो राशि है इसको क्या करेंगे, 2 वर्षों के लिए 6000 कर देंगे। अल्टीमेटली आप लोग यहाँ पे देखेंगे 2 वर्ष के लिए कर देंगे। क्लियर है। तो ये बोला 4 वर्ष में क्या, आप बताइए 2 वर्ष के लिए 6000 की है। ठीक है। तो आप लोग देखिए ये 2 वर्ष के लिए कितना था, 6 था। लेकिन आई रिपीट 2 वर्ष करेंगे तो देखिए 2 2 4 वर्ष हो गए ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 6 को 2 से गुना करेंगे तो आप लोग बीच कितना आएगा, 12000 आएगा। क्या आ जाएगा, ये 12000 आएगा। लेकिन यहाँ पे आप लोग को बोला 4 वर्षों का सीपी कितना होगा, यानी कि सीआई कितना होगा। तो ये आप लोग का ये क्या आ गया, अमाउंट, यानी कि ये आप लोग का जो आ गया ना, वो आप लोग का आ गया अमाउंट आ गया, यानी कि ये आप लोग का अमाउंट आ गया। आई होप आप, सॉरी अमाउंट बोलते हैं, ये आप लोग का आ गया मिश्रधन आ गया, नहीं अमाउंट हो गया। क्लियर है। लेकिन आप लोग को निकालना था सीआई। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, आप लोग का जो अमाउंट था यानी कि 12000 था, इसमें से क्या करेंगे, आप लोग के बीच में जो आप लोग का मेन प्रिंसिपल था उसको माइनस कर देंगे। तो अल्टीमेटली इसका राइट आंसर आएगा 9000। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। तो राइट आंसर अगर करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी को मोहब्बत से क्लिक कर सकते हैं।
चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध और पानी के 2025 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 12:13 है। तो 12 और 15 के अनुपात में दूध और पानी युक्त का एक नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए कितनी मात्रा में पानी मिलाए जाने की आवश्यकता है। कुछ नहीं करना फ्रेंड, देखिए सबसे पहले देखेंगे टोटल कितना मात्रा है, तो 2025 है। हम लोग इसमें दूध का निकालते तो 12 बड़ा क्या करेंगे 25 करेंगे। अल्टीमेटली ये आप लोग का होगा। अगेन आप लोग को वो यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, दूध और पानी के 2025 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 12:13 है। 12:15 के अनुपात में दूध और पानी युक्त का एक नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए कितनी मात्रा में पानी मिलाया जाना चाहिए। यहाँ पे फ्रेंड्स देख रहे हैं पानी को बोल रहा, हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले देखिए 2025 है ये लिख दिए, क्लियर है। इसमें सबसे पहले दूध की मात्रा देखिए तो 12 था, तो 12 बटा क्या लिखेंगे टोटल 25 लिखेंगे। अब आप लोग यहाँ पे दिख रहा कि नया मिश्रण में कितना पानी मिलाएंगे, तो देखिए 2225 था, क्लियर है। हम लोग पानी मान लेते हैं एक्स मिला रहे हैं। आई होप आप लोग क्लियर होगा। इंटू क्या करेंगे 12 बटा यहाँ पे टोटल जोड़ेंगे तो 12 + 15 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 27 आएगा, क्लियर है। अगर आप लोग इसको सॉल्व करते हैं तो फ्रेंड्स अगर आप लोग सॉल्व किए टोटल जो वैल्यू आएगा वो 162 यानी कि 162 लीटर आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। देखिए यदि किसी कूट भाषा में दिनेश को, तो ये आप लोग के सामने इसका कूट भाषा लिख रहा है, विराट का लिख रहा है, तो गौतम का क्या लिखाएगा। कुछ नहीं करना, सबसे पहले हम लोग प्रयास करते हैं, देखते हैं इसका सेटिंग करने का प्रयास करते हैं। आई होप आप लोगों को देखना पड़ेगा। सबसे पहले दिनेश लिखेंगे तो DINESH अगर हम लोग करते हैं तो डी का क्या लिख रहा है आप लोग के सामने 12 लिख रहा है, क्लियर है। और आई का लिख रहा 27 लिखा, अगेन इसका लिख रहा 42 लिख रहा, फिर आप लोग देखिए 15 लिख रहा, फिर 57 लिख रहा और एच का लिख रहा 24। हम क्या करते हैं देखिए सबसे पहले अल्टीमेटली आप लोग को पता होगा डी का क्या होता है, तो फ्रेंड 4 होता है। डी 4 में आता है, आई कितना में आता है 9 में, एन 14 में आता है, ई कितना में आता है 5, ये आप लोग का 19 में आता है, ये आप लोग का 8 में आता है। सारी को क्या करें हम लोग 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 4 × 12, 9 × 27, 14 × 42, 5 × 15, इस टाइप से 3 का मल्टीप्लाई है। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे गौतम का निकालना है, तो अल्टीमेटली गौतम के लिए कीजिएगा तो देखिए जी का होता है कितना आप लोग बता सकते हैं, बिल्कुल 7 होता है। तो 7 क्या होगा 21 हो गया। एक का होता है एक को 3 से गुना किया 3 हो गया। ई का होता है यू का होता है 21, 21 × 63 हो गया। यहीं तक अगर आप लोग देखिए तो ऑप्शन नंबर 1 आप लोग क्लिक कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, क्लियर है। चलिए निम्नलिखित समीकरणों को सही करने के लिए किन 2 गणितीय चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए। तो फ्रेंड्स आप लोग को चेंजिंग के लिए बोल रहा है। सबसे पहले इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना चाहता हूँ, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखिए यानी कि भागा के यहाँ पे माइनस कीजिएगा, माइनस का पे भागा कीजिएगा, तो अल्टीमेटली सॉल्व कीजिएगा तो देखिए आप लोग के सामने 2 + 10 है, क्लियर है, इंटू 10 12 कर देंगे, जहाँ माइनस वहाँ क्या करेंगे डिवाइड करेंगे 4, और जहाँ डिवाइड वहाँ माइनस कर देंगे 24। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ 2 + 12 को यहाँ से गुना के 120 आ गया, माइनस सॉरी यहाँ पे आप लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा 10 रहने देंगे, इंटू 4 का पढ़ा 12 3 बार में आता है -24। अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो 2 + 10 × 30, 30 और 2 कितना हो गया 32, 32 में से अगर 24 को घटाएं तो 8 आ गया। तो अल्टीमेटली आप लोग को 8 लाना भी था, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए कौन सा अक्षर समूह प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आ सकता है। देखिए FG, तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे देखना है, देखिए एफ के बाद क्या आता है जी, जी के बाद क्या आएगा एच, तो सबसे पहले एच लिखेंगे, एच के पहले सी आता है, सी के पहले क्या आता है बी, तो हम लोग बी का करेंगे। के के बाद 2 जोड़ेंगे तो एम आ रहा है, एम के बाद 2 जोड़िए MNO, तो यानी कि हम लोग ओ का प्रयोग करेंगे। आई के पहले जी, यानी कि देखिए आई होता है 9 में 7, फिर 2 घटा देंगे, जी में से 2 ई, तो अल्टीमेटली ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। शिक्षक, गिटार वादक, वकील, सबसे पहले फ्रेंड्स याद रखिए इसमें अगर हम बनाते हैं देखिए एक शिक्षक जो होते हैं वो वकील भी हो सकते हैं और ये गिटार वादक भी हो सकते हैं, तो इस टाइप से हम लोग तीनों चीज़ को कर सकते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे ना, तो ऑप्शन नंबर डी को अच्छे से क्लिक कर देंगे। एक पासे के फलकों को BCDRST अक्षरों में नामित किया गया है, उसी पासे की 2 स्थितियां नीचे दी गई है, तो आर वाले फलक का विपरीत कौन होगा। कुछ नहीं करना, इसमें देना है देखना है दोनों में इंटर मैच कौन करा। तो देखिए BC से हम लोग करेंगे, सबसे पहले B था, फिर आप लोग के सामने C करा, फिर T करा, अगेन यहाँ पे B करेंगे, फिर S करेंगे, D। फ्रेंड्स अगर आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे आप लोग R के लिए बोल रहा, तो यहाँ पे देखिएगा आप लोग का B भी इंटर मैच कर रहा, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली R करेंगे, तो R का अपोजिट क्या हो गया B हो गया। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर B को क्लिक कर देंगे। आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 12-16 से संबंधित, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 18-24 से संबंधित है, उसी तर्क का उपयोग करते हुए निम्नलिखित में कौन सा संख्या 28 से संबंधित होगा। कुछ नहीं करना, देखते हैं इसके लिए।
देखिए सबसे पहले 12 16 से संबंधित है, तो हम क्या करते हैं, देखिए मेरे 12 कर देते हैं, यहाँ पे आप लोग का फिर 12/3 कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे सॉल्व किया तो 16 आ गया, जस्ट लाइक सेम आप लोग का 18 लिख रहा था 18, फिर 18 को हम लोग क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 24 आ गया, क्या आ गया 24 आ गया। जस्ट लाइक फ्रेंड हम लोग को 28 लाना था, तो देखिए 21 करते हैं प्लस 21 हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, टोटल आ जाएगा आप लोग को 28। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हैदराबाद का अंतिम निजाम कौन था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए पूरे का पूरे मैं ऑपरेशन कर दूंगा। देखिए इसके बाद मैं लास्ट टाइम फ्रेंड पूरे का पूरे करंट अफेयर आप लोग को आधा घंटा पढ़ाऊंगा, क्लियर है। देखिए हैदराबाद का अंतिम निजाम शासक कौन था। देखिए सबसे पहले याद रखिएगा, हैदराबाद का अंतिम निजाम शासक का नाम था मीर उस्लाम अली खान, मीर उस्लाम अली खान। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर देंगे। आई होप आप लोगों का क्लियर हुआ होगा, क्लियर है। अब देखिए हैदराबाद का अंतिम निजाम कौन था, मीर उस्लाम अली खान थे, क्लियर है। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ हैदराबाद, सबसे पहले याद रखिएगा हैदराबाद ऑपरेशन पोलो के द्वारा, ऑपरेशन देखिए ये क्वेश्चन पूछ सकता है, मे भी पॉसिबिलिटी है। तो हैदराबाद जो है ना वह ऑपरेशन पोलो के द्वारा, मैं लिख देता हूँ, हैदराबाद जो है ऑपरेशन पोलो के द्वारा सितंबर 1948 में हैदराबाद राज्य का भारत में विलय हुआ था, क्लियर है। अब याद रखिएगा मीर उस्लाम अली खान 1937 में टाइम पत्रिका द्वारा विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति घोषित किया गया था, क्लियर है। चलिए अब इसमें और भी वैसा कुछ नहीं, तो जो इंपॉर्टेंस था मैं बता दिया था। और इसके साथ साथ पता होगा आप लोग को हैदराबाद जो था वह भारत की सबसे बड़ी देसी रियासत थी। हैदराबाद राज्य की स्थापना कब हुआ था, तो आप लोग को पता होगा 1724 में हैदराबाद राज्य की स्थापना किसने किया था, निजाम उल मुल्क ने किया था। किसने किया था फ्रेंड, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, निजाम उल मुल्क ने किया था। ये क्वेश्चन में भी पॉसिबिलिटी नहीं आएगा, तो निजाम उल मुल्क ने किया था, क्लियर है। और देसी रियासत विभाग की अध्यक्षता किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, क्लियर है। चलिए दहिंग पटकई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ दहिंग पटकई वन्यजीव अभ्यारण्य आप लोग असम में, कहाँ पे ये, असम में। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। चलिए यहाँ के रिगार्डिंग आप लोगों को मैं 4-5 क्लियर करवाता हूँ। सबसे पहले बात करना चाहते हैं नागालैंड में। तो फ्रेंड्स नागालैंड में होता है फाकिम वन्यजीव अभ्यारण्य, क्या होता है, फाकिम वन्यजीव अभ्यारण्य। तो आप लिखेंगे फाकिम वन्यजीव अभ्यारण्य। तो आप लोग को याद करवा देता हूँ फाकिम वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे, तो अल्टीमेटली याद रखिए कहाँ पे है, तो नागालैंड में। आई होप आप लोग क्लियर हुआ होगा। उसी के बाद बताना चाहिए, देखिए मैं आप लोग को लिखवा देता हूँ फाकिम। देखिए यहाँ से सब पढ़ लीजिएगा ना तो काफ़ी फ्रूटफुल हो जाएगा। तो फाकिम वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे, नागालैंड में, क्लियर है। उसी प्रकार पर बिम्कुलम यानी पर बिम्बिकुलम की बात करना चाहते हैं तो ये आप लोग का केरल में होता है। महावीर कहाँ पे, तो गोवा में, महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य गोवा में है। फिर उसी प्रकार पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य तेलंगाना में, अन्नामलाई कहाँ पे, तमिलनाडु में फेमस है ये। चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश में, पेरियार तो केरल में है। कौन सा मानव गतिविधियों और सभ्यता के ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम नहीं है। तो फ्रेंड सबसे पहले याद रखें, सबसे पहले पूरा पाषाण काल होता है, फिर मध्य युग होता है, फिर नवपाषाण। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है, तो याद रखिए बैरन द्वीप में। कहाँ पे, ये बैरन द्वीप में। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पे, बैरन द्वीप पे। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे, क्लियर है। याद रखिएगा बैरन और नारकोंडम नामक 2 प्रसिद्ध ज्वालामुखी द्वीपियाँ हैं। यानी कि फ्रेंड्स मैं आप लोग को याद में कराना चाहता हूँ बैरन, देखिए मैं लिख देता हूँ बैरम, देखिए बैरन तथा नारकोंडम, बैरन तथा नारकोंडम, देखिए मैं लिख देता हूँ बैरन तथा नारकोंडम नामक 2 ज्वालामुखी द्वीप है, क्लियर है। और याद रखिए कहाँ पे, ये तो अंडमान निकोबार में। कहाँ पे, अंडमान निकोबार में। और सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पे, बैरन द्वीप में, क्लियर है। इसके साथ साथ याद रखिएगा पोर्ट ब्लेयर, तो पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या रखा गया, तो श्री विजयपुरम। इसको याद रखिएगा, पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या है, श्री विजयपुरम रखा गया, ये नया नाम रखा गया, क्लियर है। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्लियर है। और वही बात करना चाहते हैं नारकोंडम का, तो नारकोंडम एक प्रकार का सुसुप्त ज्वालामुखी का पार्ट्स होता है, क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा, चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में कितने दिन लगते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा लगाने में टोटल 27.3 पृथ्वी दिवस लगता है। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे, क्लियर है। और सबसे कम जो करता है वह बुध करता है, क्योंकि फ्रेंड देखिए सबसे पहली बात है सूर्य, सूर्य के सामने सबसे पहले कौन होता है, देखिए आप लोग को ट्रिक याद होगा, एम भैम जेसन, एम भैम जेसन, ये याद कीजिएगा। तो एम भैम जेसन आप लोग के सामने होता है, क्लियर है। अब देखिए सबसे कम जो समय लेता है एम यानी मरकरी होता है, सबसे कम लेता है मरकरी, कितना दिन लेता है, 88 दिन। वही वेनस जो लेता है आई थिंक लेता है 224 दिन लेता है, क्लियर है। उसके बाद अर्थ, ये सॉरी उसके बाद पृथ्वी, तो पृथ्वी तो लेता है 365 दिन, आई होप आप लोग को पता भी होगा, क्लियर है। उसके बाद आता है मंगल ग्रह, तो मंगल ग्रह जो लेता है टोटल 687 दिन लेता है। बात करना चाहते हैं जुपिटर का, तो ये लेता है 11 वर्ष 9 महीना, क्लियर है। उसी
प्रकार आप लोग का सैटर्न की बात करना चाहते हैं तो 29 साल 5 महीना, अरुण की बात करना चाहते हैं 84 वर्ष लेते हैं, और वरुण की बात करना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा लेते हैं ये 164.8। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा था चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में कितने दिन लगते हैं, तो याद रखिएगा 27.3 पृथ्वी दिवस। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी सारे को मैं बता दिया हूँ। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? काफ़ी फेमस क्वेश्चन ये। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ भारत का अंतिम मुगल शासक थे बहादुर शाह द्वितीय। आई होप आप लोग पढ़े भी होंगे। देखिए सबसे पहले मुगल बादशाह का नाम था, आप लोग इस टाइप से याद कर लीजिए, बादशाह सबसे पहले याद कीजिए, आप लोग को पूरे के पूरे मैं क्लियर कर देता हूँ। बादशाह याद कर लीजिए, उसके नीचे याद कीजिए KDSLLA, देखिए KDSLLA, देखिए इस टाइप से आप लोग को मैं 10 चीज़ क्वेश्चन करवा रहा। देखिए सबसे पहले बाबर, तो बाबर का मकबरा कहाँ था? तो K4 काबुल था। हुमायूं का कहाँ था? दिल्ली था। ये ए से अकबर का कहाँ पे हो गया? सिकंदरा हो गया। जे से जहांगीर का कहाँ होता? लाहौर था। फिर ये आप लोग का यहाँ पे शाहजहाँ का होता है आगरा हो गया। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे LLA, अब यहाँ पे आता है औरंगजेब, तो औरंगजेब का औरंगाबाद हो, ये आप लोग याद रखिए KDSLLA। क्लियर है, ये आप लोग को मैं बता दिया हूँ। उसके साथ साथ अंतिम मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर। ठीक है, बहादुर शाह जफर। अब मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ इसका जो नया नाम था बहादुर शाह जफर भी था, बहादुर शाह द्वितीय भी था। क्लियर है, इसका टेन्यूर अगर पूछता है कितना था तो सबसे लास्टली थे, तो यानी 1837 से लेकर 1857 के बीच में इसका टेन्यूर था। क्लियर है, याद रखिए बहादुर शाह जफर मुगल बादशाह अकबर द्वितीय और लाल बाई के, यानी ये जो पुत्र थे अकबर द्वितीय के पुत्र थे। मैं लिख देता हूँ यह अकबर, देखिए अकबर शाह द्वितीय के पुत्र थे। क्लियर है। अब याद रखिए बहादुर शाह जब 62 वर्ष की आयु में मुगल सिंहासन पर बैठा था और 1857 ईस्वी में स्वतंत्रता संग्राम में बहादुर शाह जफर ने भाग लिया था। उस समय इसका उम्र कितना हो रहा था? 82 वर्ष हो रहा था। क्लियर है। अब मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ 20 सितंबर 1857 को बहादुर शाह जफर ने आत्मसमर्पण कर दिया था और फाइनली तभी वो 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने फिर से दिल्ली पर अपना कब्जा कर लिया था। और इसका जो मौत हुआ था, आई थिंक इसका जो मौत हुआ था इस 27 जनवरी को हुआ था। मैं लिख देता हूँ, देखिए 27 जनवरी 1858 को लिख देता हूँ। देखिए 27 जनवरी 1858 को विद्रोह में राजद्रोह और हत्या का मुकदमा चलाया गया जिसमें इसको मौत हो गया था। और फाइनली तभी याद रखिए 4 ही था, हाँ 4 माइंड में आ रहा है, हाँ सर 4 दिसंबर था। याद रखिए 4 दिसंबर 1858 को याद रखिए 4 दिसंबर 1858 को इसको रंगून में निर्वासित कर दिया गया था। याद रखिएगा। और 7 तारीख को इसको मृत्यु हो गया था, बस याद रखिएगा ना। इसको कहाँ दफनाया गया था? रंगून में, ये भी आप लोग याद रखिएगा, यानी म्यांमार में। क्लियर है। और 3 ऐसे मुगल शासक थे जिसका मकबरा कहाँ पे थे? विदेश में थे। पहला आप लोग का बाबर का था, कहाँ पे था? तो काबुल था। उसी के पर BHAJ आप लोग लिखवाए थे ना, एक देखिए आप लोग लिखिएगा ऐसे BHAJ ऐसे मैं बताया था, इसके DSL। तो देखिए जहांगीर का कहाँ होगा? तो लाहौर में होगा, जहांगीर का लाहौर हो गया। एक बहादुर शाह जफर का कहाँ हो गया? तो रंगून। ये आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है। आई होप मज़ा आ गया होगा पढ़ने में ये चीज़। चलिए 18वां क्वेश्चन हो चुका। 19वां, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश निर्भर अभिक्रिया कहाँ होती है? तो फ्रेंड्स ये जो आप लोग का होता है थाइलेक्वाइड झिल्ली में होता है, थाइलेक्वाइड झिल्ली में होता है। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। याद रखिएगा थाइलेक्वाइड झिल्ली में प्रकाश अवशोषित करने वाला वर्णक क्लोरोफिल होता है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, उसी प्रकार देखिए प्रकाश संश्लेषण जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसे क्या बोलते हैं? तो अल्टीमेटली आप लोग पढ़े होंगे, इसे बोलते हैं विद्युत, यानी कि बिजली घर बोलते हैं। ठीक है। चलिए मनुष्य में पेसमेकर के रूप में कौन सी संरचना कार्य करते हैं? तो फ्रेंड्स याद रखें पेसमेकर के रूप में ऐसे कार्य करते हैं, सिनोट्रॉयल नोड कार्य करते हैं, सिनोट्रॉयल नोड, यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। तो सिनोट्रॉयल नोड हृदय के प्राकृतिक पेसमेकर के रूप में कार्य करता है, जो हृदय गति को नियंत्रित करता है। क्लियर है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए देखिए क्वेश्चन आ चुका है, यदि साइन बी बराबर 15/17 है तो कॉस बी साइन से ये इसका मान निकालना, कुछ नहीं करना। देखिए सबसे पहले हम लोग आते हैं, देखिए सबसे पहले आप लोग को राइट एंगल ट्रायंगल बना, ये मान लीजिए 90 डिग्री है, साइन बी बोला, मान लीजिए यहाँ पे बी डिग्री है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? देखिए परपेंडिकुलर बराबर हाइपोटेनस होता है, तो यहाँ पे ये 15 हो गया, ये 17 होगा। क्लियर है। अब हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे आप लोग का ए रहेगा, ये आप लोग का मान लीजिए बी है, आप लोग का सी है, तो यहाँ पे लिख रहा है कॉस बी। तो फ्रेंड्स कॉस बी अगर निकालते हैं तो बेस होता है, तो यहाँ पे तो अल्टीमेटली 8 हो जाएगा। तो देखिए 8 बटा क्या लिखेंगे? 17 लिखेंगे। आई होप क्लियर होगा। फिर आप लोग को निकालना सेक भी, तो सेक के लिए जस्ट इसका उल्टा कर देंगे, 17 बटा क्या करेंगे? 8 लिख देंगे, माइनस 10 के लिए क्या करेंगे? तो अल्टीमेटली 15 बटा क्या करेंगे? 8 लिख देंगे। अब आप लोग सॉल्व कीजिएगा, तो यहाँ से तो 8/17 रहेगा, 15 में से 17 में से 15 गया, 2/8 बचेगा। क्लियर है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर सॉल्व करते ये कैंसिल हो गया, तो 2/17
17 आप लोग का आंसर होगा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा 2/17। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 2/17 यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ए और बी के किन मानों के लिए दिए गए समीकरणों का कोई हल नहीं है। तो फ्रेंड्स इसको अगर आप लोग सॉल्व किए तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन है और आई होप आप लोग बना लिए होंगे। देखिए, एक पुलिसकर्मी सीधी सड़क पर चोर का पीछा करता है। यदि पुलिसकर्मी 60 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से गाड़ी चलाता है तो वह चोर को 15 मिनट में पकड़ लेता है। यदि वह 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से गाड़ी चलाता है तो चोर को 0.5 घंटे में पकड़ लेता है। तो केवल 10 मिनट में चोर को पकड़ने के लिए पुलिसकर्मी की गाड़ी की चाल में क्या होगा? कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले फ्रेंड्स क्या करना है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा 60 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। तो जब भी सापेक्ष चाल निकालें तो उसको माइनस कर देंगे एक्स का। क्लियर है। मान लीजिए चोर की चाल एक्स है तो यहाँ पे देखिए पुलिसकर्मी का 60 था, दोनों एक दिशा में जाए तो घटा देंगे। अगला दूसरी शर्त में देखिए 45 किलोमीटर, तो हम लोग क्या करेंगे 45 माइनस एक्स कर देंगे। क्लियर है। अब यहाँ देखेंगे पहली शर्त के लिए समय, तो पहली के लिए आप लोग का लिख रहा है, देखिए यहाँ 15 10 था ना, तो दोनों के यहाँ पे 15, यहाँ पे देखेंगे तो टोटल 30 हो गया था। क्लियर है। अब यहाँ पे करेंगे तो 15, यानी इसका रेशियो निकालेंगे 2:1 हो गया। तो यहाँ से अगर आप लोग सॉल्व करते हो तो एक्स का जो वैल्यू आएगा 30 किलोमीटर पर आवर आएगा। क्या फ्रेंड 30 किलोमीटर पर आवर आ गया। क्लियर है। अब क्या करेंगे, जहाँ पे आप लोग एक्स वहाँ पे 30 को पुट कर देंगे। ऑब्वियसली फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा तो 60 माइनस 30 कर दीजिएगा। फिर आप लोग यहाँ पे तो अल्टीमेटली यहाँ पे देखिए तो वाई माइनस 30 कीजिएगा बराबर यहाँ देखिए तो 10/15 यानी कि 2/3 कर दीजिएगा। तो यहाँ से वाई का भी वैल्यू निकालते हैं तो 75 किलोमीटर पर आवर, जो कि राइट आंसर होगा 75 के। ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं क्या लिख रहा है ये। 8 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर किनारे वाले लोहे के 3 ठोस घनों को एक साथ पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। यह देखा गया है कि अनुचित संचालन के कारण पिघली हुई सामग्री का 496 सेंटीमीटर की नष्ट हो जाता है। तो नए बने घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? कुछ नहीं करना फ्रेंड, कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, देखिए सबसे पहले नए घन का आयतन निकालने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़े, देखिए इसका आयतन का क्या होता है, एक क्यूब होता है ना, तो तीनों घन के आयतन का योग माइनस इसको कर दें। तो पहला था 8, तो 8 का क्यूब आप लोग कर दीजिए। क्लियर है। अगेन 10 का क्यूब कर दीजिएगा। लास्टली आप लोग कीजिए 12 का क्यूब कर दीजिए। क्लियर है। माइनस क्या करना है, टोटल देखिए 496 था, इसको आप लोग सॉल्व कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 320 होगा। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 496 को घटा देंगे तो अल्टीमेटली यहाँ पे सॉल्व किए तो 2744 होगा। इसका क्यूब रूट में आप लोग को लेना। ठीक है। तो इसका वैल्यू जो आएगा 14 आएगा। क्या आएगा फ्रेंड्स 14 आएगा। आप लोग को नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, तो इसका फॉर्मूला था 6a² होता है। तो 6 का देंगे, a का वैल्यू कितना था 14 था, तो 14 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर आएगा 1176, जो कि ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। एक चुनाव में डाले गए वैध मतों की कुल संख्या 3,75,000 थी। उम्मीदवार ए ने वैध मतों का 48% मत प्राप्त किया। शेष वैध मत विजेता उम्मीदवार बी ने प्राप्त किया। तो उम्मीदवार बी ने उम्मीदवार ए पर कितने वैध मतों से जीत हासिल किया? कुछ नहीं करना। देखिए ये आप लोग 48% था। अगला बी के लिए निकालेगा तो 100 में से 48 को घटाए क्या बचेगा 52। देखिए ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले आप लोग को एक देखिए यहाँ पे लिख रहा है ए का वैल्यू, तो ए का वैल्यू 48% था तो 48% ही दिए। क्लियर है। उसी पर बी के लिए निकालेगा ना तो 100 में से 48 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 52 बचेगा। अब क्या करेंगे, वैध मत कितना था, तो देखिए यहाँ पे 3,75,000 लिखा था ना, ये ले देंगे। अब दोनों का डिफरेंस कीजिएगा तो 4% आएगा, 4/100 कर दीजिएगा। क्लियर है। अगर इसको आप लोग सॉल्व करते तो 15,000 इज द राइट आंसर। क्लियर है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर आएगा 15,000। ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। दो पाइप ए और एस एक खाली टंकी को क्रमशः 70 घंटे और 84 घंटे में भर सकते हैं। पाइप डी उस संपूर्ण रूप से भरी हुई टंकी को 105 घंटे में खाली कर सकता है। सबसे पहले दोनों पाइप ए और एस को खोला गया तथा 35 घंटे पश्चात पाइप डी को भी खोला गया। संपूर्ण रूप से खाली टंकी कुल कितने समय में भर जाएंगे? कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, केवल और केवल देखिए दो पाइप है ए और एस है। सबसे पहले देखिए ए है और आपका एस है। ठीक है। तो A4 क्या ए आपको कितना घंटा में लिख रहा है 70 घंटे में भर रहा, और एस कितना में लिख रहा है 84 घंटे में भर रहा। क्लियर है। अब यहाँ पे लिख रहा है डी, तो डी के बारे में मेंशन कर रहा है 105 घंटे में खाली करता है। क्लियर है। तो खाली करेंगे माइनस लेंगे। सबसे पहले तीनों का फुल यानी कि कुल कार्य अगर देखिएगा तो तीनों का एलसीएम लेंगे तो 21 आएगा। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसका एफिशिएंसी देखेंगे तो ए का 30 आ जाएगा, बी का देखेंगे तो 25 आएगा, और डी का देखेंगे तो -20 आएगा, क्योंकि माइनस कर रहा था ये। अब देखिए सबसे पहले दोनों ए और एस को खोला गया। तो फ्रेंड्स आप लोग बताइए ए और एस को खोला गया। ठीक है। फिर तथा 35 घंटे बाद के पश्चात पाइप डी को भी खोला गया। तो इस टाइप से आप लोग को बनाना, सबसे पहले ए और एस को खोला गया।
तो फ्रेंड्स आप लोग बता देंगे, दिमाग लगाइए तभी बनेगा मैथ्स ये। तो सबसे पहले ए और एस को खोले, तो ए का एफिशिएंसी कितना 30, बी का कितना था, एस का कितना था 25, तो 30 और 25 को जोड़िए तो टोटल जोड़िए तो 55 आएगा। ठीक है, अब बोला उस तथा 35 घंटे के पश्चात सबसे पहले दोनों को जोड़ दिए, कितना आया था 55 आ गया। अब 35 घंटे पश्चात है ना, तो 35 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, डी को भी खोल दिया गया, तो डी को खोलें तो तीनों को जोड़ देंगे ना, तो 30 और 25 कितना होता है 55 होता है। 55 में से 20 को घटाएंगे तो अल्टीमेटली 55 में से हम लोग 20 को देखिए 55, हाँ 55 में से 20 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 35 बचेगा, बिल्कुल बचेगा, तो 35 बचा। ठीक है, 25 बच गया, तो वो रहा इसको यानी कि कुल कितना, यानी कि बोरा डी को भी खोल गया, संपूर्ण खाली करने में कितना समय लगेगा, तो यहाँ पे मान लीजिए एक्स समय लगा और टोटल कितना था 2100। ये समझ में आगे इक्वेशन तो बन जाएगा। अब 55 को 35 से गुना कीजिएगा, तो आई थिंक 55 को 35 से गुना करेंगे तो 1925 आएगा। क्लियर है, प्लस यहाँ पे आप लोगों के सामने 35x लिख रहा है बराबर यहाँ पे 2100 लिख देंगे, यह समझ में आ गया ना। अब हम लोग क्या करेंगे डायरेक्टली बनाएंगे, तो यहाँ पे देखिए सिंपल अर्थ हो गया, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन हो गया 1925 है, प्लस यहाँ पे देखेंगे तो 35x है बराबर, अगर देखिए तो टोटल 2100 है। क्लियर है, यहाँ पे हम लोग निकालेंगे x का वैल्यू, तो फ्रेंड्स अगर x का वैल्यू निकालते हैं तो 2100 में देखिए हम लोग क्या करेंगे 2100 में निकालेंगे 1925 और यहाँ पे 35 को हम लोग क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। तो फ्रेंड्स इसको सॉल्व किए तो 5 घंटा इसका राइट आंसर आएगा। तो इसका जो राइट आंसर आएगा 35, यानी कि 5 आवर तो इधर आ गया और 35 आपको पहले लगा था, 35 और 5 को ऐड किया कितना है 40। काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन था, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। चलिए नहीं तो एक और तरीका है, देखिए टोटल हम लोग वर्क कितना लाए थे, देखिए टोटल लाए थे 2100 लाए थे। देखिए एक और तरीका शायद अगर हो गया तो ठीक है, 2100 लाए थे 2100 ले दिए। आप पहला लिख रहा ए और सॉरी पहले दोनों ए और एस को खोला गया तत्पश्चात, पश्चात नहीं होता बाद में ना, पश्चात नहीं बाद में होता है, तो बाद में यानी माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे ए और एस का छोड़िए, जो विधि वही बेस्ट है। यदि ए का अर्थ डिवाइड, बी का अर्थ मल्टीप्लाई, सी का अर्थ प्लस, डी का अर्थ माइनस है तो इसको पुट करना है। तो देखिए 8 है, बी का अर्थ मल्टीप्लाई लिख रहा 9, सी का अर्थ क्या लिख रहा, तो फ्रेंड्स सी का अर्थ लिख रहा प्लस लिख रहा 49, और फिर ए का अर्थ अगर देखें तो डिवाइड लिख रहा 7, फिर डी का अर्थ क्या लिख रहा माइनस लिख रहा, यहाँ पे 25 कर देंगे। क्लियर है, आप लोग सॉल्व कर लीजिए ना, तो 9 8 72 आएगा, फिर 7 7 49 आएगा माइनस 25। अगर सॉल्व करते हैं तो 72 और 7 कितना होता है, तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे 79 होता है। 79 में से 25 को घटाएंगे तो फ्रेंड 54 आएगा। क्या आएगा 54 आएगा। तो राइट आंसर करेंगे तो 54 इज द राइट आंसर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुना, गुना का अर्थ भागा, भागा का अर्थ प्लस है तो दिए गए समीकरण में क्या आएगा। कुछ भी नहीं करना फ्रेंड, कुछ भी नहीं करना। देखिए 60 है, प्लस का अर्थ लिख रहा माइनस लिख रहा 378 कर देंगे। क्लियर है, मल्टीप्लाई का अर्थ क्या लिख रहा डिवाइड, तो डिवाइड कर देंगे 18। फिर आप लोग का डिवाइड का अर्थ लिख रहा प्लस, तो प्लस कर देंगे 23। माइनस का अर्थ क्या लिख रहा इंटू, तो 2 कर देंगे। अब आप लोग सॉल्व कर लीजिए, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग बीच पे 85 आंसर आएगा। क्लियर है, ये क्वेश्चन है, तो इसको अगर आप लोग बनाते हैं तो काफ़ी इजी। देखिए 5 का इंक्रीजमेंट हो रहा, तो इसको अगर बनाते हैं तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। चलिए ये आप लोग के लिए क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। सभी स्कैनर प्रिंटर, चलिए मान लीजिए सारे स्कैनर ही है, तो सारे स्कैनर को क्या बोल रहा है प्रिंटर है। चलिए पी मान लिए। कुछ स्कैनर कॉपियर है, तो देखिए कुछ स्कैनर जो है ना कॉपियर है, यानी सी मान लिया। क्लियर है, फिर कुछ प्रिंटर कॉपियर है, तो कुछ प्रिंटर क्या लिख रहा है कॉपियर है। अब यहाँ पे लिख रहा है आप लोग का कुछ प्रिंटर कॉपियाँ हैं, तो अल्टीमेटली फिर कुछ प्रिंटर कॉपियाँ आ गया आप लोग। देखिए यहाँ पे देखिए रिलेशन, कुछ कॉपियर प्रिंटर है, बिल्कुल है, पहला सही हो गया। कुछ कॉपियर प्रिंटर नहीं है तो डायरेक्टली कैंसिल कर दिए, नहीं हो गया। कुछ प्रिंटर स्कैनर, कुछ प्रिंटर स्कैनर बिल्कुल है, तो 1 और 3 आप लोग का सही होगा। यानी ऑप्शन नंबर केवल 2 कीजिए, केवल वो निष्कर्ष 1 और 3 सही करता है, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। यदि एक कुट भाषा में सीरीज को 87 के रूप में कुटबद्ध किया जाता है और डिस्मे के 91 के रूप में कुटबद्ध किया जाता है, तो उसी भाषा में एस्पिरेंट को किस प्रकार कुटबद्ध किया जाएगा। कुछ नहीं करना। देखिए सबसे पहले आप लोग को सीरीज को 87 लिख रहा ना, तो आप लोग को यहाँ पे देखना पड़ेगा कौन सा सेटिंग हो रहा। तो देखिए मैं लिखना चाहता हूँ सीरीज SERIES लिखते हैं। क्लियर है, तो फ्रेंड्स आप लोग कुछ नहीं करना। एस का होता है कितना, देखिए एस का होता है 19 होता है, तो यहाँ 19 का अपोजिट किया तो एस का उल्टा क्या होता है जी, तो एच होता है ना, तो एच का 8 हो गया, ई का होता है भी होता है, तो यहाँ पे 22 कर देंगे, आर आई हो गया। देखिए ना इस टाइप से अपोजिट करके जोड़ दिए, ठीक है, तो अपोजिट करके जोड़ दिए, तो एस का अपोजिट क्या होगा, तो हाई स्कूल, तो एच होता है ना 8 हो गया, पी के तो यानी 11 होगा, आर आई तो आर आई का कितना 9, फिर आई का क्या लिखेंगे 18, फिर एन का कितना लिखेगा 13, जी टी तो जी टी तो यहाँ पे जी का 7, इसको जोड़ दीजिएगा टोटल 66 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे।
चलिए, कुछ चाबियां जंजीरें हैं। तो देखिए सबसे पहले कुछ चाबियां हैं, तो मान लीजिए कुछ की है, तो कुछ चाबियां जंजीरें हैं, ठीक है। फिर लिखा सभी जंजीरें ताले हैं, ताले लिख दें। अब लिखा कुछ ताला चट्टान नहीं है, तो कुछ ताला चट्टान नहीं, चट्टानी रॉक मान लें। अब देखते हैं आप लोग के बीच में क्या लिख रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल लिख रहा कोई चट्टान चाबी नहीं है, तो कोई चट्टान यानी कोई चट्टान चाबी नहीं। जब भी नहीं रहता तो आप लोग कैंसिल कर दीजिए, क्लियर है। कम से कम कुछ चाबियां ताले बिल्कुल है, तो केवल केवल निष्कर्ष 2 सही होता है। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए, भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1878 में देसी भाषा प्रेस अधिनियम प्रस्तावित किया था। तो फ्रेंड्स इसमें कुछ भी नहीं करना। देखिए 1878 में बोला ना, तो अल्टीमेटली आप लोगों को पता होगा 1878 के समय भारत के गवर्नर कौन थे, लॉर्ड लिटन थे, लॉर्ड लिटन थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को करेंगे, लॉर्ड लिटन। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा, क्लियर है। तो भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन ने 1878 में देसी भाषा प्रेस अधिनियम प्रस्तावित किया था, क्लियर है। और याद रखिए 1876 से लेकर 1878 तक भारत का वाइसराय कौन थे, लॉर्ड लिटन थे। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। चलिए इसके बारे में कुछ 10 मिनट आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए ध्यान से सुनते जाए केवल। लॉर्ड लिटन ने स्वतंत्र व्यापार नीति का समर्थन किया था और 92 वस्तुओं का आयात निर्यात पर कर्ज को समाप्त कर दिया था, क्लियर है। चलिए, और इसमें वैसा तो कुछ था नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसके साथ साथ याद रखिएगा लॉर्ड लिटन के समय ही नहीं, चलिए इसको ध्यान नहीं देना। चलिए, और राज उपाधि अधिनियम 1876 में ब्रिटेन के संसद ने महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद उपाधि देने के लिए पारित किया था। यानी कि केसर हिंद की उपाधि ना महारानी विक्टोरिया को भी मिला था 1876 में, लॉर्ड लिटन के टेन्यूर के समय रानी विक्टोरिया को। ये भी आप लोग पढ़े होंगे शायद, इसलिए मैं बता दिया हूँ, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना की प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करने की गई थी। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना जो है तो 2017 में हुआ था। कब हुआ था, 2017 में हुआ था, क्लियर है। अब देखिए अगर आप लोग सोचे इसका अध्यक्ष कौन है, तो याद रखिए प्रदीप सिंह है। कौन इसका अध्यक्ष कौन है फ्रेंड, तो याद रखिए प्रदीप सिंह खरोला है। प्रदीप सिंह खरोला इसके वर्तमान अध्यक्ष है, क्लियर है। इस चीज़ को भी आप लोगों को पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा अंतर महाद्वीपीय देश है। तो फ्रेंड्स इसमें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए तो तुर्की और जॉर्जिया, ये आप लोगों का अंतर महाद्वीपीय देश है। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तुर्की का नया नाम ही तुर्की है, क्लियर। इसकी राजधानी क्या, अंकारा है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो 35 हो चुका, 36। संसदीय कार्यप्रणाली का क्या अभिप्राय है। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ संसदीय कार्यपालिका का अभिप्राय होता है जहां कार्यपालिका जो संसद में बहुमत पर संसमर्पण पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। संसदीय कार्यपालिका का अभिप्राय होता है ऐसी कार्यपालिका जो संसद में बहुमत में समर्थन पर निर्भर करती है, क्लियर है। और इससे मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया। भारत में क्वेश्चन आता है किस व्यवस्था को अपनाया गया, तो याद रखिए भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया। ये आप लोग को याद रखना पड़ेगा, भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया, इस चीज को याद रखिएगा, क्लियर है। इसलिए राष्ट्रपति नामपत्र की कार्यपालिका होती है तथा मेन जो आप लोग का होता है प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका होती है, क्लियर है। चलिए, और संसदीय सरकार का जो जनक होता है वो ब्रिटेन देश से लिया गया। और भारत में संसदीय प्रणाली किससे लिया, तो ब्रिटेन से लिया गया। किसी मानव विकास का एक आधार स्तंभ नहीं माना जाता। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ मानव विकास का मेन 3 चीज़ इसमें होता है आधार। सबसे पहले आप लोग का होता है समानता होता है। देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ सबसे पहले समानता होता है, उत्पादकता होता है, सशक्तिकरण होता है, क्लियर है। इसमें न्याय नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर दीजिएगा। कौन सा जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती है। तो देखिए सबसे पहले भगोरिया जनजाति राजस्थान में होते हैं, क्लियर है। तो याद रखिए ये कैसा मनाते हैं, तो भील याद रखें, भील जनजाति लोग ना भगोरिया उत्सव मनाते हैं, क्लियर है। ये कहाँ पाए थे, तो राजस्थान में। याद रखिए कहाँ पाए थे, तो राजस्थान राज्य में भील जनजाति पाई जाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैं बताया हूँ आप लोगों को, क्लियर है। अब याद रखिएगा भील जनजाति का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार जो होता है वो गढ़ होता है, दिवासा होता है, भगोलिया होता है, क्लियर है। चलिए, और 2011 की जनगणना के अनुसार पूरे विश्व में यानी पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जो कौन सी जनजाति है, तो भील होती है। चलिए, आदर्श गैस पीवी बराबर एनआरटी में एन क्या है, तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स सबसे पहले आदर्श गैस आइडियल गैस इक्वेशन होता है, पीवी बराबर क्या होता है, एनआरटी होता है, क्लियर है। जहाँ P4 क्या होता है, प्रेशर होता है, V4 वॉल्यूम होता है, R4 क्या होता है, रेट कांस्टेंट होता है, N4 होता है नंबर ऑफ मोल्स होता है, T4 क्या होता है, टेम्परेचर। तो N बोला तो नंबर ऑफ मोल्स हो गया। तो राइट आंसर करेंगे तो गैस के मोलों की संख्या हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे, क्लियर है। चलिए बातें करना चाहते हैं आर का वैल्यू। तो फ्रेंड्स आर का जो वैल्यू होता है आप लोग अल्टीमेटली पता होगा 8.314 जूल पर मोल होता है।
कौन सा अभिक्रिया अभी उष्माशोषी है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे उष्माशोषी की बात करना चाह रहे हैं, एंडोथर्मिक के बारे में। तो अल्टीमेटली आप लोगों को पता होगा प्रकाश संश्लेषण एक प्रकार का उष्माशोषी अभिक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो प्रकाश संश्लेषण एक प्रकार का उष्माशोषी अभिक्रिया होती है। क्लियर है? चलिए, और फ्रेंड्स बात करना चाहते हैं दहन का। तो अल्टीमेटली दहन के लिए आप लोग करना चाहते हैं तो CH4 को अगर O2 के रिस्पेक्ट में अगर जलाते हैं तो क्या बनेगा? CO2 + H2 बन जाएगा। क्लियर है? उदासीनीकरण आप लोग जानते हैं, जो अम्ल क्षारक मिलकर लवण और जल को प्रदान करते हैं तो उसे बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्लियर है? चलिए, अश्वसन एक प्रकार का उष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। एक व्यापारी एक वस्तु को खुदरा विक्रेता को 20% छूट पर बेचता है, लेकिन डिलीवरी और पैकेजिंग के लिए छूट पर मूल्य पर 10% शुल्क देता है। खुदरा विक्रेता से 4092 रुपये अधिक में बेचता है, जिससे 25% का लाभ अर्जित होता है। तो व्यापारी ने वस्तु को किस कीमत पर अंकित किया था? कुछ नहीं करना, सबसे पहले 20% का छूट देता है। हम लोग मान लेते हैं कि एक्स में दिया था। क्लियर है? 20% छूट देंगे तो 80 क्या लिखेंगे? 80/100 करें इंटू फिर 10% शुल्क देता है, तो यहाँ पे 110 लिख देंगे। आई होप क्लियर होगा। इक्वल टू क्या करेंगे? तो टोटल का यहाँ पे लिख रहा है 25%, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 75/100 कर देंगे बराबर, सॉरी 25/100 करेंगे बराबर लिखेंगे 4922। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोग के सामने आंसर आएगा 18600। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। तो देखते हैं क्या लिख रहा है। 64 है डिवाइड बाय, तो यहाँ पे लिख रहा है 24 है, ये 44 है माइनस 8 थे 24, 24 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। क्लियर है? यहाँ पे तो 8 बच गया आप लोग को। फिर यहाँ पे देखिए तो भागा 4 है, तो भागा 4 गुना 20 करेंगे। आई थिंक अगर आप लोग इसको सॉल्व करते तो यहाँ पे 64 होगा, इसको सॉल्व कर लीजिए ना। तो यहाँ पे 44 आ गया माइनस, यहाँ पे करें 2 को यहाँ पे कितना से गुना करें? 20 से, तो 2 गुना 20 यानी 40 आ गया। अब 64 को हम लोग 4 से भागा देंगे तो अल्टीमेटली 16 आएगा। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। एक नाविक धारा के अनुकूल 10 मिनट में 2 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 12 किलोमीटर प्रति नाव चलाता है, तो धारा की चाल ज्ञात करना। कुछ नहीं करना फ्रेंड। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को पता होगा, देखिए सबसे पहले लिखा है एक नाविक धारा के अनुकूल 10 मिनट में 2 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 12 किलोमीटर नाव चलाता है, तो धारा की चाल ज्ञात करना है। कुछ नहीं करना। देखिए, शांत जल में नाव की चाल, तो फ्रेंड आप लोग को पता है क्या लिख रहा है? x किलोमीटर पर आवर, तो हम लोग लिख देंगे x किलोमीटर पर आवर लिख रहा। अब धारा की चाल, तो फ्रेंड धारा की चाल लिखे मान लेंगे y किलोमीटर पर आवर लिख देंगे। क्लियर है? हम लोग को निकालना नाव की चाल, तो धारा के अनुकूल बोलेंगे। जब भी धारा के अनुकूल बोलेंगे ना, तो यहाँ पे देखिएगा, देखिए चाल में क्या होता है? दूरी बटा समय। देखिए, तो दूरी बटा समय होता है, देखिए अनुकूल के लिए हम x + y मानते हैं, तो चाल में होता है दूरी बटा समय। दूरी कितना लिखा है? 2 किलोमीटर, समय कितना? 10 मिनट, तो मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर ये कर देंगे, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आएगा 12 किलोमीटर पर आवर हो गया। आई थिंक x + y का वैल्यू 12 आ गया। अब यहाँ पे लिख रहा है प्रतिकूल, तो प्रतिकूल मतलब x - y करेंगे, तो चाल में होता है दूरी बटा समय, तो 2 तो 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। क्या आएगा? 6 आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से आप लोग को धारा की चाल निकालना था, तो देखिए नाव की चाल बोलता तो x होता, धारा यानी y हो गया, तो दोनों का डिफरेंस करके दोनों का डिफरेंस करके 2 से डिवाइड करेंगे, तो 12 में से 6 गया, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 3। तो राइट आंसर होगा 3 किलोमीटर पर आवर, यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो लिख रहा है एक शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, जबकि एक बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 2.5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, तो शंकु के आयतन और बेलन का आयतन का अनुपात क्या होगा? कुछ नहीं फ्रेंड, सबसे पहले देखिए एक शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई लिख रहा ना, हम क्या करेंगे? शंकु का आयतन को पता है आप लोगों को क्या होता है? 1/3 πr² होता है, तो 1/3 πr² कर देंगे। क्लियर है? अब यहाँ पे करेंगे बेलन का आयतन, तो यहाँ पे लिखेंगे πr² कर देंगे, ये पाई कैंसिल हो गया। क्लियर है? अब देखेंगे तो यहाँ 1/3 कर देंगे r, तो फ्रेंड्स r का जो वैल्यू लिख रहा है यहाँ पे देख सकते हैं 5 है, तो हम लोग क्या करेंगे? 5 × 5 कर देंगे, h का वैल्यू 6 है। अब r का वैल्यू तो 2.5 इंटू, सॉरी यहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड? तो 2.5, यहाँ पे 2.5 इंटू 2.5 इंटू क्या करेंगे? 3 कर देंगे, तो यहाँ रेशियो निकालेगा ना, तो 8:3 आएगा। तो अल्टीमेटली राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। 8:3 इज द राइट आंसर। चलिए, इसको हटाते हैं। देखिएगा, बस कुछ ही क्वेश्चन बचा है और कुछ नहीं है बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हटाते। देखिए, नीचे दी गई आकृति के उस सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो नीचे दर्शाए गए अनुसार दर्पण को mn पर लिखे गए। तो फ्रेंड्स इसमें क्या करना, आप लोगों को 47 बता रहे हैं। इसमें आप लोगों को जब भी दर्पण प्रतिबिंब बोलता है तो आप लोगों को क्या अप को डाउन और डाउन को अप, सॉरी लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट करते, लेकिन यहाँ पे जल प्रतिबिंब जैसा लिख रहा, तो ऑटोमेटिकली इसको राइट आंसर करिए, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर दीजिएगा। ये सब इजी क्वेश्चन है। देखिए, एक लड़की ने एक लड़के का परिचय देते हुए कहा, यह मेरे चाचा के पिता के बेटी का बेटा है, तो लड़की का लड़के से क्या संबंध है? सबसे पहले आप लोगों को देखना पड़ेगा, एक लड़की ने एक लड़के का परिचय दिया,
माली कोई गर्ल सही है, ठीक है। एक बॉयज़ का परिचय देते हुए कहा यह मेरे चाचा, तो यह मेरे चाचा यानी इसका ही पापा हो गया, तो पापा के भाई यानी चचा हो गया। यह मेरे चाचा के पिता, तो चाचा के पिता यानी इसका दादा हो गया, है ना। चाचा के पिता की बेटी यानी कि इसका फुआ हो गया, ये फुआ, फुआ की बेटा है, तो यानी कि कज़न हो गया, सिंपल अर्थ हो गया। तो फ्रेंड्स ये क्या लगेगा, कज़न हो गया यानी कि भाई लगेगा। तो कि क्या लिख रहा है, का बेटा है, तो वह लड़की का लड़के से क्या संबंध है। तो फ्रेंड्स ये अगर आप लोग देखिएगा ना, ये आप लोग का लड़की था, ये लड़का है, बॉय है, तो दोनों क्या लगे यानी क्या बोला, लड़की का, तो लड़की जो है ना लड़का का क्या बहन लगेगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। यदि आप शुरुआत में पश्चिम की ओर मुंह करके 270 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ते हैं तो आप किस दिशा में मुंह करके खड़े हैं। तो देखिए सबसे पहले आप लोग इस स्टेप से चलना है, क्लियर है। अब यहाँ पे लिख रहा है यदि आप पश्चिम में, यहाँ पे देखना पड़े, यदि आप शुरुआत में पश्चिम की ओर मुंह करके 270 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ते हैं, तो यहाँ से आप लोग को पश्चिम की ओर बोलना, तो 270 डिग्री मुड़ते हैं, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, तो अल्टीमेटली दक्षिण आ जाएगा। पर्दे कपड़े से उसी प्रकार संबंधित है जिस तरह ब्लॉन्ड संबंधित है, तो याद रखें जिस प्रकार आमतौर पर कपड़े से बनाए जाते हैं, जिस प्रकार पर्दे आमतौर पर कपड़े से बनाते हैं उसी पर ब्लॉन्ड्स किससे बनाते हैं, स्लेट से। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। कौन सा आकृति बाकी से अलग है, देखिए सबसे पहले गोला, तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे गोला आप लोगों का 3D में आता है, क्लियर है। वृत्त किस में आता है, 2D में आता है। वर्ग भी 2D में आता है, लेकिन त्रिकोण भी आता है 2D में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को करेंगे, गोला, क्लियर है। आई होप आप लोग क्लियर हुआ होगा। चलिए तो 52 का ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 में हुई त्रिपक्षीय संधि पर किसने हस्ताक्षर किया था। तो फ्रेंड्स याद रखिए दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 में हुई त्रिपक्षीय संधि पर लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रंजीत सिंह और शाह सूजा ने हस्ताक्षर किए थे। तो राइट आंसर अगर जाते हैं तो ऑप्शन नंबर लॉर्ड ऑकलैंड, तो ऑप्शन नंबर जाते हैं तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे, क्लियर है। चलिए याद रखिए दोस्त मोहम्मद खान अफगानिस्तान के शासक और बराकजय वंश का संस्थापक था। 1838 के त्रिपक्षीय संधि के तहत शाह सूजा ब्रिटिश सैन्य सहायता से काबुल की गद्दी पर बैठने का प्रयास किया था, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन सा प्रसिद्ध लैंडमार्क ओंटारियो झील और एरी झील के बीच में स्थित है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, देखिए ओंटारियो झील और एरी झील के बीच में स्थित है ना, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इग्वाजू होगा। क्या होगा, इग्वाजू जलप्रपात होगा, क्लियर, इग्वाजू जलप्रपात होगा, क्लियर है। आप लोग पढ़े होंगे सुपर मिशन है ई आंटी, आई थिंक आप लोग पढ़े होंगे तो शायद याद होगा, सुपर मिशन है ई आंटी, सुपर मिशन है ई आंटी, अगर याद है तो है ई आंटी, ये अगर आप लोगों को पता है तो काफ़ी अच्छे से पता होगा आंटी। देखिए सबसे हो गया सुपीरियर झील हो गया, मिशिगन झील हो गया, हैरिगल झील हो गया, ईरी हो गया और ऑन्टेरियल झील हो गया। तो ईरी और ऑन्टेरियल के बीच में क्या होता था, इवागू जलप्रपात होती है, क्लियर है। चलिए इसके बारे में कुछ और मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। देखिए नियाग्रा जलप्रपात जो होता है, देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, नियाग्रा जलप्रपात जो होता है ना वो आप लोग का यूएसए और कनाडा के सीमा के बीच में होता है, यानी कि फिर ये यूएसए और कनाडा के बीच में होता है। सबसे पहले इस चीज़ को आप लोग को याद होगा, क्लियर है। वही इसके बारे में और मैं क्या बता, एंजल जलप्रपात तो सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात होता है, क्लियर है। चलिए यहाँ से 54 हो गया। अगला क्वेश्चन, कैरी ओलिस बल के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बताना चाहता हूँ ऑप्शन नंबर डी होगा, पवन तेज होने पर विक्षेपण कम होता है। गुग्गा एक प्रसिद्ध कर्मकांडीय नृत्य है जो गुग्गा पीर की याद में निकाले गए जुलूस में किया जाता है। तो फ्रेंड्स याद है कि 56 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, हरियाणा होगा। क्या होगा, हरियाणा। तो गुग्गा हरियाणा के एक प्रसिद्ध कर्मकांडीय नृत्य है जो गुग्गा पीर की याद में निकाले गए जुलूस में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, क्लियर है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखिए जम्मू कश्मीर का, तो अल्टीमेटली आप लोगों को पता होगा जम्मू कश्मीर का जो नृत्य होता है उसे बोलते हैं राउफ। क्या बोलते हैं, राउफ जम्मू कश्मीर का नृत्य होता है, क्लियर है। वही बात करना चाहता है पुदुचेरी का, तो पुदुचेरी का जो नृत्य होता है उसे हम लोग बोलते हैं रास। क्या बोलते हैं, सॉरी, पुदुचेरी का जो नृत्य होता है वह गर्दी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गर्दी, तो गर्दी बोलेंगे। आई होप आप लोग क्लियर हुआ होगा, क्लियर है। चलिए उत्तर प्रदेश का क्या होता है, रास होता है। बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहाँ है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा पूरे भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम जो है ना बिरसा मुंडा हवाई अड्डा है, हवाई अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, जो कि कहाँ पे है, तो रावल किला में। कहाँ पे, ये रावल किला में। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे, क्लियर है। और याद रखिएगा इसमें बैठने की जो क्षमता है 20,846 ये भी आप लोगों को पता होगा। अब इसको याद रखें, ये उड़ीसा में, क्लियर है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, जमशेदपुर। तो फ्रेंड जमशेदपुर में कीनन स्टेडियम है, रांची में तो आप लोग मानते हैं JCSC है, और भुवनेश्वर में ही आप लोग का रावल किला आता है, क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो अच्छा देखिए क्वेश्चन आया था, आई थिंक ध्यान में मेरा नहीं है, पूछ देता हूँ। ये नागरिकता अधिनियम 1955 से संबंधित नहीं है। तो फ्रेंड्स याद है, देखिए सबसे पहले समापन
पर्यावरण अर्जन, तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए नागरिकता निर्वाचन से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो नागरिकता अधिनियम 1955 निर्वाचन से संबंधित नहीं है, क्लियर है। चलिए चलिए अब फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ भारतीय संविधान के भाग नंबर 2 में नागरिकता का डिस्कस किया गया, जिसका आर्टिकल नंबर बात करना चाहते हैं तो आर्टिकल नंबर 5 से 11 के बीच में इसका डिस्कस किया गया, क्लियर है। चलिए और याद रखें ना भारत के मूल संविधान में जो कि 26 नवंबर 1949 में लागू हुआ था ना, उसमें भी आर्टिकल नंबर 5, 6, 7, 8, 9 को लागू किया गया था। ये बहुत सारे चीज़ को मैं बता रहा हूँ। जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति में होती है तो उसका त्वरण किस दिशा में होती है, हमेशा याद रखें फ्रेंड, जब भी कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति में होती है तो उसका त्वरण जो होता है हमेशा याद वृत्त के केंद्र की ओर होगा। क्या होगा? वृत्त के केंद्र की ओर होगा, क्लियर है। चलिए प्रकाश प्रदूषण क्या होते हैं, तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोगों को पता प्रकाश प्रदूषण होता है अत्यधिक या अवांछित क्षेत्र कृत्रिम जिसके कारण रात का आकाश धुंधला दिखाई देता है या प्राकृतिक प्रकाश बाधित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। इसको आपको बताना कौन सा संख्या 11 से विभाज्य होगा, तो देखिए इसमें 11 से विभाज्य बोला तो अल्टीमेटली 11 का विभाज्य का तरीका आप लोगों को पता, जिसमें ऑड और इवन का जो डिफरेंस आता है 0 आना चाहिए, क्लियर है। तो कौन सा नहीं है, सॉरी यहाँ पे नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे देखिएगा आप लोग, तो देखते हैं, है ना। पहला का अगर आप लोग देखते हैं 7 है, 2 को ऐड कीजिए फिर 1 को ऐड कीजिए, तो 7 2 9 तो 11 आ गया, फिर अगेन जो बच गया 1 का 7 8, देखिए 7 2 9 यहाँ पे देखिएगा ना, सही है ना, ये 7 2 9 और 1 10 आ रहा है। यहाँ पे देखिए इसको ऐड किए तो 10 आ गया। अब आपका क्या बच गया था 1 7 2, तो ये भी दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 0, यानी कि आप लोग का 11 से डिविजिबल हो जाएगा। अगेन आई रिपीट नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 को ऐड कीजिए, 7 को ऐड कीजिए और 1 को, तो 7 और 8 का 9, फिर यहाँ पे कीजिए 9, तो यहाँ पे 0 आ गया। सेकेंड भी आप लोग को कर गया। थर्ड की बात करना चाहते हैं तो देखिए 6 है, फिर 6 है, फिर 4 है, 6 6 12 4 16, 16 में से 4 और 1 5 को हटाएंगे, ये 11, तो 11 से इस ये भी कट जाएगा, लास्टली बच गया। तो यहाँ पे 7 है, 7 6 13, 13 4 17, 17 बच गया, माइनस 5 और 8 13, तो यहाँ पे शेषफल बच रहा है 4। तो फ्रेंड्स याद रखिए 4 आप लोगों का शेषफल बच रहा है, यानी कि यहाँ पे देखा जाए ना तो आप लोगों के बीच में यहाँ पर डी ऑप्शन आप लोग का 11 से डिविजिबल नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। किसी वस्तु की कीमत लगातार 2 बार बढ़ाई जाती है, अंतिम कीमत 2295 है और प्रारंभिक कीमत 1000 थी, तो दूसरी बार प्रतिशत वृद्धि पहली बार प्रतिशत वृद्धि से दुगनी थी, तो दूसरी बार कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है। तो इसको अगर आप लोग बनाते हैं फ्रेंड तो राइट आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर सी आएगा, क्लियर है। चलिए इसको बनाना निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात करना है, तो याद रखिए अगर इसको मान ज्ञात करना है तो देखिए 5 का पालन 25 कितना बना हो गया, 5 आ गया, प्लस 3 दूनी क्या आ गया 6, माइनस 4 प्लस 6 6 या कितना 6 यहाँ करेंगे गुना 3/2 कर देंगे, माइनस 8 प्लस 4 कर देंगे। तो यहाँ पे करेंगे आप लोग पूरे के पूरे सॉल्व किए तो 12 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। क्रय मूल्य देखिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 15:14 है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करना। देखिए आप लोग को देखना पड़ेगा ना CP/SP के लिए करना है, तो फ्रेंड्स CP/SP का रेशियो करेंगे तो 15:14 आ रहा है, क्लियर है। यहाँ पे आप लोग हानि निकालना, देखिए 15 में खरीदे 14 को बेच रहे हैं, 1 रुपये का हानि हुआ, CP कितना था 15 था, गुना क्या करेंगे 100, तो यहाँ से अगर आप लोग कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे आप लोग को 20 आ जाएगा, ये 3 तो 16 थी, यानी 16 ये आ जाएगा, ठीक है। चलिए 16.2/3 आ गया। ये आप लोगों को फ्रैक्शन में जो इसका एलसीएम निकालना, सबसे पहले फ्रैक्शन में जब भी दिया है तो इसका न्यूमरेटर का एलसीएम निकालेंगे, तो 1 1 10 5 के एलसीएम क्या होता है अल्टीमेटली कितना आ जाएगा 10 ही आ जाएगा, और नीचे वाला का एचसीएफ निकाले 3 आएगा, तो 10/3 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। आई होप आप लोग को मजा आ गया होगा। चलिए देखिए मैं आप लोग के सामने पूरा हूँ, मैं पूरे का पूरे ऑपरेशन के लिए ही आया हूँ, क्लियर है। चलिए इसमें आप लोग को माध्यिका निकालना, सबसे पहले माध्यिका निकालने के लिए आप लोग एन गिनिए कितना, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7 आप लोग का ऑड नंबर आता है, क्लियर है। तो ऑड में क्या होता है n+1/2 टर्म होता है, क्लियर है। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे देखेंगे, तो 7वां टर्म में देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 और 1 8/2 यानी चौथा टर्म 1 हो गया 2 हो गया 3 4, आई थिंक k+4, तो यहाँ पे k+4 का वैल्यू निकालेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे टोटल k+4 का निकालेंगे ना, तो k+4 यहाँ पे क्या लिख रहा है यार ये, तो माध्यिका का तो चौथा पद होगा, तो चौथा पद क्या रहा k+4 यानी कि देखिए ये पहला दूसरा तीसरा चौथा टर्म यानी k+4 होगा, ऑप्शन है नहीं, माध्यिका निकालना है, ठीक है। अगेन आई रिपीट, सबसे पहले इसमें आप लोग क्या कीजिए ना, देखिए सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, इसमें कुल प्रेक्षेपण n का वैल्यू देखिएगा तो कुल 7 है, क्लियर है। हम क्या करते हैं जहाँ जहाँ n का वैल्यू 7 है ना, तो इसको सजाने का प्रयास कीजिए आगे, तो यहाँ पे सजाने का प्रयास कर सबसे पहले k-3 होगा, ठीक है। तो सबसे पहले k-3 होगा, ठीक है। अगेन कीजिएगा तो k-3/2 होगा, क्लियर है।
फिर कीजिए तो k-1 होगा, फिर आप लोग कीजिए तो k+1/2 होगा, फिर k+2 होगा, फिर k+4 होगा, फिर k+4 पूर्णांक 1 यानी कि 9/2 होगा। तो इसमें चौथा टर्म देखिएगा तो अल्टीमेटली आप लोग के सामने जो बचेगा तो k+1/2 होगा, k+1/2 होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। एक तस्वीर को इशारा करते हुए डेजी ने कहा वह मेरी बहन वो सॉरी मेरी कोई बहन नहीं है, लेकिन उस आदमी की माँ मेरी पिता की बेटी है। तस्वीर किसकी है? तो फ्रेंड देखिए, एक तस्वीर को इशारा करते हुए डेजी ने कहा वह मेरी बहन नहीं है, तो बहन नहीं, चलिए मान लेते कोई, देखिए एक तस्वीर को इशारा करते हुए डेजी ने कहा, चलिए मान लेते हैं डेजी है, तो ये अरे हो नहीं यार, सबसे पहले फ्रेंड हम लोग डेजी को मानेंगे, तो अल्टीमेटली यहाँ पे डेजी कर देंगे। तो देखते हैं क्या लिख रहा है ये, अरे हो ना, हाँ। तो फ्रेंड सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं ये डेजी है, क्या लिख रहा है ये डेजी है। अब लिखे एक तस्वीर को इशारा करते हुए डेजी ने कहा वह मेरी बहन नहीं है, तो बहन नहीं है, बहन नहीं है, लेकिन उस आदमी के पिता, यानी कि ये डेजी ने कहा लेकिन उस आदमी के पिता मेरे पिता, तो यानी उस आदमी के पिता मेरे पिता की बेटी, यानी मेरे पिता की बेटी, मेरे पिता की बेटी है, तो मेरे पिता की बेटी है। तो यह तस्वीर किसकी है? मैं तो कन्फ्यूज कर गया हूँ, यानी इसका आ रहा है, कन्फ्यूज कर गया हूँ। आई थिंक ये बेटा ही होना चाहिए, बेटे का होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। ये क्वेश्चन तो फ्रेंड देखिए राइट को लिख रहा 18-20-0, 18-12-0, इस प्रकार आप लोगों को सोल्व करना है। तो देखिए आर, तो देखिए आर का क्या होता है 18 होता है, उसी प्रकार देखिए ए का क्या 1 होता है और टी का क्या होता है 20। तो बताइए 18 किसका होता है? अल्टीमेटली आर का होता है। फिर देखिए 9 किसका होता है? आई का होता है। 14 किसका होता है? एन का होता है। 7 किसका होता है? जी का होता है। एस किसका होता है? 19 कितना होता है? एस का होता है। तो RINGS होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते थे। एक निश्चित कोड में 48 का अर्थ होता है विच स्कूल और 968 का अर्थ होता है कॉलेज एंड स्कूल। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्कूल है, यहाँ भी स्कूल लिख रहा, तो दोनों में कॉमन क्या 8-8 है। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करें, 8 इसका राइट आंसर होगा। चलिए इंजीनियरिंग ब्लूप्रिंट सेफ, तो यहाँ पे हम लोग चलेंगे ना, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर रेसिपी को कर सकते हैं। चलिए नयन 2024-14 में स्थानीय फुटबॉल टीम में शामिल हो गए, जिससे टीम को 2016 और 18 के बीच लगातार 3 चैंपियनशिप जीतने में मदद मिले। नयन ने टीम को नई ऊंचाइयों पर पहुंचने में मदद की। अल्टीमेटली फ्रेंड्स वो किए हैं, तभी तो वो पहुंच चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही है। क्लियर है? अगला, हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लिख रहा है, ये देखते हैं। नयन एक सफल फुटबॉल खेल, बिल्कुल है, तो ऑप्शन नंबर यानी कि दोनों सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। बस 71 हो गए 72, इसको आप लोग को सॉल्व करना। इंडोर खेल चेस कैरम, सबसे पहले देखिए ये आप लोग का इंडोर खेल में ही आप लोग को चेस भी खेल सकते हैं, कैरम भी खेल सकते हैं। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। ऊर्जा के निम्नलिखित नवीकरणीय स्रोतों का भारत में उत्पादन क्षेत्रों के साथ सही मिलान करना। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग को बताना चाहते हैं ज्वारीय ऊर्जा, तो ज्वारीय ऊर्जा आप लोग का खंबात की खाड़ी से होता है। पवन ऊर्जा की नागरकोइल में होता है। भूतापी, ये तो यानी ABC आंसर हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो 74 नंबर देखते हैं। 2000 और 2001 में नाबार्ड के कोष के समय सूक्ष्म वित्त विकास निधि की स्थापना की गई थी। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इसमें कुल 100 करोड़ का था। कितना था? 100 करोड़ का। क्लियर है? चलिए बातें करना चाहते हैं नाबार्ड के बारे में, क्योंकि यहाँ से ऑपरेशन मैं बहुत ही करूँगा, देखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो फ्रेंड्स चलिए नाबार्ड के, अंजलि याद आ रहा है कुछ यहाँ पे? देखिए आप लोगों को मैं बताया था नाबार्ड के बारे में, बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए नाबार्ड के बारे में। सबसे पहले फ्रेंड्स नाबार्ड के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इसकी स्थापना जो होता है शिव रमन समिति के आधार पर हुआ था। ये क्वेश्चन आता है, नाबार्ड की स्थापना किस समिति के आधार पर हुआ था? तो शिव रमन समिति के आधार पर हुआ था, जो कि 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। और ये जो हुआ था आप लोग का 12 जुलाई को हुआ था। देखिए मैं लिख देता हूँ, 12 जुलाई 1982 को इसका स्थापना हुआ था। क्लियर है? अब याद रखिएगा ये इसका अभी जो वर्तमान में, इसका अभी वर्तमान समय देखिए, जब स्थापना हुआ तो इसमें कुल शुरू में जो सदस्य देश था, इसका स्थापना तो सॉरी हाँ नाबार्ड है ना, हाँ। तो फ्रेंड इसमें अभी इसके बारे में बताया, इसका जो अध्यक्ष कौन है? तो साजी है, याद रखिएगा साजी है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सामने ये रहा, गदर पार्टी। तो गदर पार्टी की स्थापना में सोहन सिंह भकना, काशीराम, हरनाम सिंह टुंडरा, हरदयाल सिंह का अन्य द्वारा की गई थी। तो सबसे पहले याद रखिए गदर पार्टी, तो गदर पार्टी की जो स्थापना किया गया था ना, वह 1913 में किया गया था। कब किया गया था? 1913 में। तो राइट आंसर करेंगे 1913, यानी ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? याद रखिएगा। चलिए, और गदर पार्टी क्या था? सबसे पहले गदर नाम से एक पेपर छपता था, तो गदर अखबार था, जिसका पहला अंक प्रकाशित हुआ था 1 नवंबर
1913 में। और किस लैंग्वेज में था ये भी याद रखिए, उर्दू लैंग्वेज में था। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। अब इसमें क्या हुआ था, 9 दिसंबर 1913 से यह गुरुमुखी में भी छपने लगा था, जो कि पंजाबी की राष्ट्रीय लिपि होता है। क्लियर है। चलिए, और गदर पार्टी अन्य संस्थाओं से भिन्न था क्योंकि इसमें स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध का भी प्रयोग किया गया था। क्लियर है। चलिए, यक्षगान मुख्य रूप से किस राज्य में से जुड़ा नृत्य है, तो अल्टीमेटिव है यक्षगान जो होता है वह कर्नाटक से होता है। कहाँ से होता है, कर्नाटक से। तो ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी मोहब्बत से क्लिक कर सकते हैं। अब यक्षगान की जो कहानी होती है उसमें रामायण की कहानी होती है, याद रखिएगा आप लोग, उसमें रामायण की कहानी होता है। इसके साथ साथ उसमें महाभारत की भी कहानी होती है। देखिए मैं लिख देता हूँ, उसमें महाभारत की भी कहानी होता है, फिर भागवत गीता की भी कहानी होता है। ठीक है, यानी अन्य भारतीय प्राचीन परंपराओं की महाकाव्य को जोड़ा गया। क्लियर है। चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, भारत की जनगणना के अनुसार साक्षर किसे माना जाता है, तो याद रखिए भारत की जनगणना के अनुसार एक साक्षर व्यक्ति उसी को माना जाता है जो 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा में समझ के साथ पढ़ लिख सकता है, उसे माना गया। क्लियर है। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है। अब याद रखिएगा, वे व्यक्ति जो पढ़ तो सकते हैं परंतु लिख नहीं सकते उसे साक्षर नहीं कह सकते। यानी आप पढ़ ले रहे हैं लेकिन लिख नहीं सक रहे हैं तो आपको साक्षर नहीं कहा जाता है। क्लियर है। इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये 1981 की जनगणना के अकॉर्डिंग 5 वर्ष या उससे पूर्व आयु वर्ग को साक्षर माना जाता था। क्लियर, इस चीज़ को याद रखिएगा। लेकिन क्या 2011 बता दिया हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और फ्रेंड, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितना था, ये भी याद रखिए, 74.04% था। ये याद रखिएगा। अब पुरुष का इसकी बात करना चाहते तो 82.14% था, वही महिला की बात करना चाहते तो 65.46% था। क्लियर है। चलिए, विभिन्न राज्यों में खेती के आदिम रूपों में निम्नलिखित नामों का सही मिलान करें। सबसे पहले फ्रेंड देखिए, कुरवा अपना झारखंड का होता है, यहाँ पे मिला सकते हैं। क्लियर है। अब देखिए, मध्य प्रदेश का बेवार या दहिरा बोलते हैं, तो मध्य प्रदेश का बेवार कर देंगे। आंध्र प्रदेश का जो होता है पेंडा होता है, क्या होता है, पेंडा होता है। उड़ीसा का बरिंगा होगा। क्लियर, इस टाइप से आप लोग मिला लीजिएगा। इसके साथ साथ उत्तर पूर्वी राज्य बातें करते हैं, उत्तर पूर्वी राज्य यानी कि मैं सबसे पहले असम, यहाँ पे क्या लिखेंगे, असम लिखेंगे। अगेन आप लोग को मेघालय लिखने पड़े। देखिए मैं लिख देता हूँ, असम हो गया, फिर मेघालय हो गया, फिर मिजोरम हो गया। देखिए मैं सारी चीज़ों को मैं डिस्कस कर दिया हूँ। मिजोरम, नागालैंड, इसमें सारे को क्या बोलते हैं, झूमकेसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, झूमकेसी बोलते हैं। क्लियर है। वही बात करना चाहते हैं मणिपुर में, तो मणिपुर में इसे क्या बोलते हैं, पामलू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देखिए मैं लिख देता हूँ, पामलू, यहाँ पे पामलू कहते हैं। वही छत्तीसगढ़ में, तो फ्रेंड्स याद रखिए छत्तीसगढ़ में इसे क्या बोलते हैं, बस्तर के जिले बोलते हैं। क्लियर है। अंडमान निकोबार में दीपा कहते हैं। चलिए, और वही बात करना चाहते हैं मैक्सिको और मध्य प्रदेश में। देखिए मैं पूरा का पूरा रिकॉल करवा रहा हूँ। याद रखिए मैक्सिको, देखिए याद रखिए मैक्सिको में, तो फ्रेंड मैक्सिको में और मध्य अमेरिका में इसे बोलते हैं मिल्पा। क्या बोलते हैं, मिल्पा बोलते हैं। ये भी आप लोग को याद रखना पड़ेगा। फिर ब्राज़ील में, तो देखिए ब्राज़ील में बोलते हैं हम लोग रोका। क्या बोलते हैं, ब्राज़ील में क्या बोलते हैं, रोका। ये भी आप लोग को याद करना पड़ेगा। फिर वियतनाम में रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ों को याद कर लीजिएगा। UNFCCC का पूर्ण रूप क्या होता है, तो देखिए UNFCCC का रूप होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन एंड क्लाइमेट चेंज होता है। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे, तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन एंड क्लाइमेट चेंज होता है। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। आई होप आप लोग क्लियर होगा। चलिए इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड, यह जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। और याद रखिए इसका जो स्थापना हुआ था 1992 में रियो डी जेनेरो सम्मेलन अर्थात पृथ्वी सम्मेलन के साथ इसको अपनाया गया था। क्लियर है। अब याद रखें UNFCCC का उद्देश्य होता है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता को स्थिर करना होता है। क्लियर है। चलिए मैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। सबसे पहले याद रखें, एक होता है क्योटो प्रोटोकॉल। देखिए क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। इसको लागू किया था 1997 में किया गया था। वही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था, 1987 में। इस सारी चीज़ों को याद करना होगा। कंप्यूटर नेटवर्क में लैन का पूरा नाम क्या होता है, देखिए लैन, तो फ्रेंड इसका पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क होता है। लोकल एरिया नेटवर्क होता है। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन है बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे लोकल एरिया नेटवर्क, यानी ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी मोहब्बत से क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। इसी के तर्ज पे एक होता है WAN। तो WAN का होता है फ्रेंड वाइड एरिया नेटवर्क होता है, जो कि उच्च डाटा अंतरण दर प्रदान करते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आप लोग को देखिए 91 गुना 92 गुना 93 गुना 99 तक का इकाई अंक निकालना। सबसे पहले फ्रेंड देखिए 91 है, फिर यहाँ पे 92, अल्टीमेटली इसमें 99 तक जा रहा है। आप लोग बताएं यहाँ पे 92 भी होगा और आप लोग का 95 भी होगा। आप बताइए 5 दूनी क्या होता है, 0। अब किसी संख्या का यूनिट डिजिट 0 आता है, एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0, तो अल्टीमेटली इसका राइट आंसर क्या होगा, 0। जहाँ भी 5 या 2 का मल्टीप्लाई आता है तो हमेशा आँख मूंद करके 0 कर दीजिएगा।
ये सॉल्व करना है। एक्स बटा वाई बराबर 6/5। सबसे पहले एक्स का वैल्यू 6 है, तो 6 का वैल्यू क्या होगा 36 हो गया, प्लस वाई का यहाँ पे 25 कर देंगे। अगेन यहाँ पे क्या करेंगे 36 माइनस 25। तो फ्रेंड 36 प्लस 25 कीजिए तो कितना होगा, तो अल्टीमेटली यहाँ पे अगर आप लोग करेंगे तो 61 आएगा, और 36 में से 25 को घटाएंगे तो 11 आएगा। तो राइट आंसर करेंगे तो 61/11 यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। इसका व्यंजक की मान को ज्ञात करना है। तो अल्टीमेटली अगर इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तन 9 है और लघुत्तम समापवर्तन 720 है। यदि उनमें से एक संख्या 27 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। कुछ नहीं करना, देखिए सबसे पहले याद रखिए फार्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। देखिए एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी ए इंटू बी होता। अब फ्रेंड्स हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे। देख सकते हैं एलसीएम का वैल्यू कितना लिख रहा है, तो अल्टीमेटली एलसीएम का वैल्यू लिख रहा है 720 लिख रहा है और एचसीएफ का वैल्यू 9 लिख रहा है। प्रथम संख्या 27 लिख रहा है, तो बी को हम लोग ये कर देंगे। 9 का पावर में 27 3 बार में आता है, 3 का पावर में कितना बार में आएगा अल्टीमेटली आप लोग को पता होगा। तो कितना बार में आता है मैं भी भूल गया हूँ, देखिए ना भागा देखिए 9 3 27 हो गया ना, तो 90 बार में आएगा। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। अगला, यदि 1.25 को सरलता भिन्न के रूप में लिखा जाए तो उसके अंश और हर का अंतर कितना होगा। कुछ नहीं करना, 1.25 है ना, इसको लिखेगा तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों का अंतर देखिए तो अल्टीमेटली 5/4 होगा ना, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 1 आ रहा। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। दो एथलीट ए और बी द्वारा दौड़ जीतने की संभावना 1/5 और 1/4 है, तो उनमें से किसी के भी जीतने की संभावना क्या होगी। कुछ नहीं करना, सबसे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, किसी के भी बात करना चाहते हैं तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का अगर वैल्यू देखना चाहते हैं तो क्या लिख रहा है 1/5 लिख रहा है, क्लियर है। उसी प्रकार प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू देखिएगा तो 1/4 लिख रहा है, क्लियर है। अब यहाँ पे किसी के लिए बात करना चाहते हैं तो पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या होगा 0 होगा, क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो अल्टीमेटली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी के अकॉर्डिंग चलें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस क्या करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी करेंगे। अब इसके अकॉर्डिंग आप लोग सॉल्व किए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू कितना था 1/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू कितना 1/4 था। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 9/20 आएगा, क्या आएगा 9/20। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। चलिए यहाँ पे देखिए, क्या बच्चों को कम उम्र में ही संगीत सिखाना जाना चाहिए। हाँ, यह मस्तिष्क के दोनों गोलार्धों को सुधार करता और उसकी स्मरण शक्ति को भी बढ़ाता है। बिल्कुल मैं इससे बिल्कुल सही है, मैं सेटिस्फाइड हूँ। नहीं, बच्चों को वही सिखाया जाना चाहिए जिससे वे करना पसंद करते हैं। संगीत में सभी दिलचस्पी नहीं, तो ये भी दोनों है। तो राइट आंसर करेंगे ना, तो यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग जो होगा दोनों पालन करेगा फ्रेंड, यानी कि 1 और 2 दोनों पालन करेगा, क्लियर है। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 87 का ना, तो ऑप्शन नंबर नहीं ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग 27 का केवल 1 को करेंगे, नहीं वाला हटा देंगे। चलिए 88, ये तो ईजी है फ्रेंड। 88 को अगर आप लोग सॉल्व करते देखिए आराम से, देखिए आकृति सी के दोनों चिन्ह के वृत्त स्पर्श कर रहा है, बाकी देखिए ए बी डी के दोनों चिन्ह अलग अलग है, यानी केवल बी को देखिए आप लोग देखिए आकृति सी को देखिए, इसमें क्या अंदर है ना, बाकी देखिए सारे हम बाहर है, तो आकृति सी, तो सी का आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर डी में क्लिक कर देंगे। देखिए सभी ग्लास रेत है, चलिए बनाते हैं सभी ग्लास। तो यहाँ पे सभी ग्लास को क्या बोल रहा रेत बोल रहा, फिर सभी रेत को क्या बोल रहा पृथ्वी है। अब बताइए सभी ग्लास पृथ्वी है, सभी ग्लास पृथ्वी अल्टीमेटली है ये, कुछ पृथ्वी रेत है, बिल्कुल हो गया। तो निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सही करेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए 89 हो गया। अब 90 देखते हैं, ये क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स इसको अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो इसको आप लोग काफ़ी मोहब्बत से कर सकते हैं। देखिए 5 में से 5 का घटाइएगा 0 आ गया, फिर देखिए 7 में से 3 घटाए 4, 4 का क्यूब कितना हो गया 64 हो गया, फिर देखिए 11 में से 8 को घटाए 3, 3 का क्यूब कितना हो 27, तो ये 8 में से 2 घटाए 6, 6 का क्यूब कितना 216। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। चलिए 24 विद्यार्थियों की पंक्ति में बैठे, 24 विद्यार्थी एक पंक्ति में बैठे हैं। एफ दाएं छोर से 17वां और आर बाएं छोर से 19वां स्थान पे, तो एफ और आर के बीच कितने विद्यार्थी बैठे हैं। कुछ भी नहीं करना फ्रेंड, देखिए दोनों के बीच बोला ना ये। तो देखिए 24 विद्यार्थी एक पंक्ति में बैठे हैं। एफ दाएं छोर से 17वां और आर बाएं छोर से 19वें स्थान पे ना, तो एफ आर के बीच कितना स्टूडेंट है। देखिए टोटल 24 कर देंगे यहाँ पे, क्लियर है। एफ के बाएं छोर से स्थान करें, माइनस कितना था तो 17 + 1 कर देंगे, तो यहाँ पे देखें इसका स्थान कितना आ गया 8वां आ गया, क्लियर है। अब यहाँ पे 8वां आ गया था ना। अब देखिए आर के लिए था 19, तो 19 - 8 करेंगे -1 करेंगे, तो यहाँ पे कितना आ रहा 10। तो फ्रेंड राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। देखिए इसको सॉल्व करना था। देखिए सबसे पहले आप लोगों को देखना पड़ेगा, देखिए देखते हैं इसको कैसे बताएं। तो 92 को बनाने का कुछ तरीका है। देखिए 1 2 3 4 इसमें क्या बताएं, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 का 7 8। देखिए यहाँ से 1 2 है, 3 4 है, 5 6 7 8 है, तो यहाँ 9 10 कर देंगे, फिर देखिए 11 12 है। तो राइट आंसर 9 10 यानी ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे।
भारत का पहला संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो फ्रेंड्स याद रखिए, भारत का पहला संविधान संग्रहालय यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम का स्थापना जो किया गया था वो हरियाणा में किया गया था। कहाँ किया था? हरियाणा में, याद रखिएगा। क्लियर है। अब भारत का पहला संविधान संग्रहालय का नाम था संविधान अकेदमी और अधिकार स्वतंत्रता संग्रहालय। क्लियर है। याद रखिए, इसका उद्घाटन हरियाणा के सोनीपत में ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी द्वारा 26 नवंबर 2024 को किया गया था। क्लियर है। इससे पहले यह, चलिए काफ़ी इतना ही इसमें। क्लियर है। चलिए, WHO ने वर्ष 2024 के लिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो याद रखें, इसने नीमंस को दिया था, NIMHANS को दिया था। क्लियर है। इस चीज़ को भी आप लोगों को देखना पड़ेगा। बस देखिए, इसमें कुछ कुछ मेरे मन में आ रहा है। देखिए फ्रेंड, बताइए, तो आप लोग को बताना पड़ेगा। देखिए इसमें बताइए, NIMHAN जो होता है वह, इसका मंत्रालय कौन होता है? तो याद रखिए, इसका जो मंत्रालय होता है वह JP नड्डा होता है, यानी कि स्वास्थ्य मंत्रालय होते हैं। वही बात करें, इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो KR शंकर नारायण हो, सॉरी VR नारायण हो गए। वही नीति आयोग के अभी अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री CEO कौन है? तो सुमन कुमार बेरी। उपाध्यक्ष कौन है? VR सुब्रमण्यम। DRDO का अध्यक्ष कौन है? तो फ्रेंड्स याद है, समीर भी कामत हो गया। क्लियर है। चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो किस राज्य में पोलावरम परियोजना और इस्पात संयंत्र पुनरुद्ध केंद्रीय बजट 2025-26 में शामिल किया गया? तो 95 की राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी को करेंगे, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश होगा। क्लियर है। चलिए, याद रखिए, आंध्र प्रदेश राज्य में पोलावरम परियोजना और इस्पात संयंत्र पुनरुद्ध केंद्रीय बजट 2025-26 में शामिल किया गया था। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश 30 अगस्त 2024 को विश्व व्यापार संगठन का 166वां देश बना? सबसे पहले फ्रेंड इसके बारे में पूरी बताना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले WTO को बोलते हैं, जो कि गाइड का रूप है। इसका स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1995 को। क्लियर है। अब इसका मुख्यालय कहाँ है? तो अल्टीमेटली जानते होंगे, तो इसका मुख्यालय जिनेवा है। और इसका मेन अभी अध्यक्ष कौन है? तो नागोजी उंकोजा-इवेला, जो कि फ्रेंड नाइजीरिया की रहने वाली है। इससे पहले इसमें 164 देश हुआ करते थे, जो कि 164वां कौन थे? तो अफगानिस्तान। वर्तमान में टोटल 166 देश हो गया है। तो चलिए बात करना चाहते हैं 165वां देश के बारे में आगे। तो सबसे पहले याद रखें, 165वां जो देश था कोमोरस है। कौन है ये? कोमोरस, याद रखिएगा। कोमोरस इसमें 165वां देश है। वही 166वां जो आप लोग का पूछ रहा था, तो 166वां जो देश है आप लोग याद कर लीजिए, इसका नाम है तिमोर इस्त है। क्या ये? तिमोर इस्त हो गया, याद रखिएगा। क्लियर। तिमोर इस्त, ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है। और ये कब शामिल हुआ था? तो 30 अगस्त 2024 को शामिल हुआ था। क्लियर है। इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इसमें कुल कितना सदस्य हो गया? तो 166। इसका महानिदेशक कौन है? नागोजी उंकोजा-इवेला, जो कि पहली महिला अध्यक्ष बनी। कहाँ का रहने वाली? तो नाइजीरिया का। किस देश के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने संन्यास की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, टेनिस तो राफेल नडाल, तो राफेल नडाल का संबंध कहाँ से था? तो स्पेन से। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है। चलिए, कौन सा देश 13 से 19 जनवरी 2025 तक प्रथम खो खो विश्व कप की मेजबानी कौन किया था? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, 13 से 19 जनवरी तक खो खो का जो किया था वह जो करने वाला था, आप लोगों को पता होगा, भारत ने किया था। कहाँ किया था? भारत ने किया था। तो याद रखिएगा, भारत नई दिल्ली में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी किया था। क्लियर है। चलिए, इकोटोन क्या है? तो अल्टीमेटली फ्रेंड इकोटोन होता है दो समुदायों के बीच एक संक्रमण क्षेत्र होता है। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। लिथियम आयन बैटरी में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होता है? तो अल्टीमेटली सबसे इजी क्वेश्चन था, तो ये रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है। चलिए, ये 100 क्वेश्चन सीरीज था। कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड मैं पूरे का पूरे रैपिड फायर के रूप में क्लास करवाया हूँ। क्लियर है। तो आई होप काफ़ी अच्छा लगा होगा। अब मैं सोच रहा हूँ इसी के रूप में आप लोग को बीच में, देखिए आप लोग को सारे को मैं बता दूंगा। ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, आप लोग के बीच में कुछ करंट अफेयर का भी 10 मिनट का क्लास ले लेता हूँ। क्लियर। अगर होगा तो मैं देख लेता हूँ आप लोग के लिए जो काफ़ी अच्छा हो जाए। 1 मिनट वेट कीजिए, लाता हूँ। तो फ्रेंड्स करंट अफेयर के रूप में आप लोग देख रहे होंगे, काफ़ी अभी NTPC के पेपर में सूचकांक पूछ रहा है। तो चलिए मैं देखता हूँ करंट अफेयर में सूचकांक। सबसे पहले देखिए, पहला लिखा वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक। इसमें टोटल देश थे 170 थे, भारत का स्थान था 36वां। जो इंपॉर्टेंस है वहाँ पे मैं जिक्र करूँगा ज़्यादा। देखिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, इसमें क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें याद रखिएगा, भारत का जो रैंक है 118वां है। ठीक है। अब पहला रैंक किसका है? तो फिनलैंड का। ये चीज़ को याद रखिएगा। आप कैसे याद करेंगे? देखिए हैप्पीनेस के लिए तो याद रखिएगा, देखिए 118 है ना। तो देखिए, मनुष्य का अगर उम्र 18 साल होता है तो वह काफ़ी हंसी यानी हैप्पी हो जाता है। कैसे होता है? क्योंकि उसको वोट देने का अधिकार मिल जाता है, शादी का उम्र हो जाता है। क्लियर है। तो याद रखिएगा, तो 118 में हैप्पीनेस हो गया। सबसे ज़्यादा कौन होता है? फाइन, यानी जो फाइन होता है वो हैप्पी है, तो फिनलैंड से याद कर सकते हैं। क्लियर है। देखिए, अब देखिए जो इंपॉर्टेंट भ्रष्टाचार आप लोगों का क्वेश्चन आ चुका है, जो कि 5 जून को आया था। तो भ्रष्टाचार इंडेक्स में को जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इसमें पहला रैंक किसका है? डेनमार्क है। भारत का 96वां रैंक है। कितना? ये 96वां रैंक है। क्लियर है। तो भारत का भ्रष्टाचार में कितना रैंक है? तो याद रखिएगा 96वां है। कितना? ये 96वां है। क्लियर है।
चलिए वही ग्लोबल, तो ग्लोबल में अगर आप लोग लिखते हैं तो ग्लोबल तो अल्टीमेटली याद कर सकते हैं तो चौथा होता है। ग्लोबल में याद रखिएगा चौथा रैंक है। ग्लोबल में कौन सा रैंक है? चौथा। पहला किसका था? अमेरिका का हो गया। क्लियर है? देखिए ग्लोबल फायर, तो अल्टीमेटली फा को बोलते हैं तो लग रहा है 4 है। क्लियर है? तो इस प्रकार से आप लोग याद कर सकते हैं। ग्लोबल फायर में कितना है तो याद कर सकते हैं आप लोग, चौथा होगा। क्लियर है? चलिए वही बात करना चाहते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो कि जारी करता है हेनले एंड पार्टनर्स, टोटल इसमें सम्मिलित देश 195, पहला तो नंबर आप लोग हमेशा की तरह सिंगापुर में, और भारत का स्थान 85वां। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखें। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान 85वां, इसको याद कर लीजिएगा। फिर जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत का जो रैंक है जलवायु में 10वां है, इस चीज़ को भी याद कर लीजिए। क्लियर है? फिर वैश्विक प्राकृतिक सूचकांक नहीं आ सकता है। हंगर इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का जो स्थान है 105वां है, ये भी याद कर लीजिए, 105वां। ये तीनों चीज़ को आगे याद कर लीजिए। क्लियर है? उसके बाद देखिए आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में, तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक की बात करना चाहते थे तो 184वां हो गया है। फिर नवाचार के लिए तो हमेशा पूछा जाता, तो नवाचार 39 हो गया। एशिया पावर, मैं जब भी बोला एशिया पावर के लिए बात करना चाहते तो तीसरा हो गया। क्या हो गया? तीसरा हो गया। वही प्रतिभा, विश्व प्रतिभा के बारे में बोला, टैलेंट में 58 हो गया। ग्लोबल इसमें जो जेंडर गैप इंडेक्स आता है तो जेंडर गैप इंडेक्स में 129वां है। वही पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक के बारे में तो 176वां है। शांति के लिए भी याद कीजिए तो 116वां हो गया। ठीक है? देखिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता, प्रेस के में 159 हो गया। और जो मानव विकास सूचकांक सबसे इंपॉर्टेंट है तो 134वां है। क्लियर है? 134वां है और ये स्कोर है 0.644, जो कि मध्यम में आता है। ये क्वेश्चन पूछता है किस में आता है तो ये मध्यम में आता है। और इसमें देखिएगा तो वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स मानव स्वतंत्रता सूचकांक भी आता है जो कि 109वां है। बस ये सारी चीज़ों को आप लोग याद कर लीजिए। लोकतंत्र को भी याद कर लीजिए, कितना 41वां है। मैं जो बताया उतना ही आ जाएगा, देख लीजिएगा। बौद्धिक संपदा भी आता है तो इसमें कितना 42वां हो गया। चलिए अब आर्थिक सर्वेक्षण वगैरह को तो मैं नहीं बताऊँगा, और इसमें कुछ अगर वैसा होता तो मैं बता देता हूँ, देखता हूँ। इसमें आई थिंक एक लग रहा था, चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ। सॉरी इसमें और कुछ था क्या वैसा, देखता हूँ अगर हो। नहीं अब तो वैसा है ही नहीं। और फ्रेंड्स मैं नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ तो आप लोग को और भी क्वेश्चंस को बताऊंगा। क्लियर है? चलिए कैसा लगा आप लोग हमारी क्लासेस, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हो सके तो मैं आप लोग के सामने और भी क्वेश्चन लेके आऊँगा। देखिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार को मैं एक बार रिकॉल करवा देना चाहता हूँ। देखिए सबसे पहले इस बार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो मिला कुल 4 लोगों को मिला। चारों को याद कर लिए। विश्व का खेल डी गुकेश जो कि शतरंज में मिले थे। ठीक है? हरमनप्रीत, इसको तो बारे में आप लोग जानते होंगे, हॉकी के लिए है। प्रवीण कुमार, तो प्रवीण कुमार पैरा एथलीट्स से। मनु भाकर शूटिंग हो गई, चारों को मिला है। अर्जुन पुरस्कार कुल कितना लोगों को मिला बस याद रखिए। अर्जुन, देखिए अर्जुन लिखते तो अर्जुन 3 से लिखते हैं ना, तो देखिए 3-2 कर दीजिएगा। नहीं समझ में आया? अगर अर्जुन आप लोग लिखते हैं तो देखिए आप लोग सिंगम बोलिए अर्जुन, यानी 3 लग रहा ना, तो याद है 32। क्या हो गया? 32। तो अर्जुन पुरस्कार कितना लोगों को मिला? 32 को मिला। क्लियर है? इसमें अगर आप लोगों को पूछा जाएगा तो सलीमा टेटे का पूछ सकता है जिसका संबंध हॉकी से है। क्लियर है? और वैसे इसमें नाम भी फेमस मेरे अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, देखिए फेमस तो सारे लोग हैं लेकिन वो फेमस ज़्यादा थे। ठीक है? तो 32 लोगों को किसको क्या मिला है? तो अर्जुन पुरस्कार मिला है। वही देखिए अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार तो ये मिला केवल 2 लोगों को, सुचा सिंह और मुरलीकांत जाफर को। क्लियर है? द्रोणाचार्य पुरस्कार 3 लोगों को मिला है, सुभाष राणा, दीपाली देशपांडे और संदीप सांगवान को मिला। देख लीजिए। क्लियर है? अब देखिए लाइफ टाइम द्रोणाचार्य के लिए 2 लोगों को मिला, मुरलीधरन और आर्मेंडो अर्नेगलो। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा लिख रहा। खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के रूप में की गई थी, लेकिन 2021 में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद रत्न कर दिया गया। क्लियर है? अब देखिए खेल मंत्रालय 24 अक्टूबर 2024 को इस वर्ष से ध्यानचंद पुरस्कार को बंद कर इसके स्थान पर अर्जुन लाइफटाइम पुरस्कार की शुरुआत करने वाला है। यानी कि ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 24 अक्टूबर 2024 को इस वर्ष से ध्यानचंद पुरस्कार को बंद करके अर्जुन लाइफटाइम पुरस्कार की शुरुआत कर रहे हैं। शतरंज वाला आप लोग को याद करना, मेन 85वां याद रखिए कौन थे तो श्याम, देखिए पी श्याम निखिल जो कि कितना 85 में थे। और 84वां की बात करना चाहते तो वैशाली रमेश बाबू हो गए। क्लियर है? चलिए ये सारी चीज़ों को देख लीजिएगा, ये मेन इंपॉर्टेंट होता है। 85वां 84 जो कि मैं बता दिया। 85वां कौन था तो याद श्याम निखिल हो गया। 84वां की बात करें वैशाली हो गए। 83वां की बात करना चाहते तो आदित्य सामंत हो गए। क्लियर है? चलिए अब टोटल वैसे 46 को हो चुके हैं। देखिए ये सब राशि वगैरह नहीं पूछा जाएगा एनटीपीसी में, अब पूछना भी नहीं चाहिए। हाँ नोबेल पुरस्कार को एक लिस्ट को आप लोग देख लीजिए, मे भी पॉसिबिलिटी है दिन खराब रहेगा तो पूछ सकता है, लेकिन ये पूछता ही है। तो देखते हैं इसको एक बार मैं आप लोगों को करवा देना चाहता हूँ। देखिए चिकित्सा के क्षेत्र में यानी मेडिसिन के क्षेत्र में 2 लोगों को मिला। पहला मिला विक्टर एम्ब्रोस्को और गैरी रूबकोन को। तो देख लीजिए यहाँ पे। क्लियर है? विक्टर एम्ब्रोस्को और गैरी रूबकोन को। वही भौतिकी के क्षेत्र में जो मिला फ्रेंड जॉन हॉपफील्ड को मिला है और जेफरी हिंटर को मिला है।
रसायन के रूप में डेविड बेकर को मिला और डेमिस हासाबिस को मिला है। चलिए नेक्स्ट, शांति के क्षेत्र में निहोन हिंडेक्यो को मिला है। अर्थशास्त्र के रूप में देख लीजिए, सारे याद करना पड़ेगा आप लोग को। मैं बोलता हूँ कोई जीके बाय मस्ती जो चैनल है उसका देख लीजिए, वो याद काफ़ी अच्छे से करवा देते हैं। मेरे पास तो याद करवाने का भी माइंड में नहीं आ रहा। देखिए सौंदर्य प्रतियोगिता वाला भी देख लीजिए, मिसेज वर्ल्ड कौन बनी है, तो सीओ गिलई हो गया। इसमें वैसा जो इम्पोर्टेंट, हाँ मिस यूनिवर्स इंडिया ये इंपॉर्टेंट, तो रिया सिंघा हो गया, क्लियर है। और जो इम्पोर्टेंस बोल रहा देखिए, मिस वर्ल्ड 2023 का कौन जीता था, क्रिस्टीना पिस्चकोवा जीती थी, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ों को मैं जो अंडरलाइन किया उस चीज़ को एक बार देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब इसमें देखता हूँ, इसमें हाँ फिल्म अवार्ड्स तो आप लोग आ सकता है फ्रेंड, फिल्म वाला आप लोग देख लीजिएगा, क्लियर है। अब इसमें ऑस्कर तो अनमोरा था, और भी वैसा कुछ पद्म भूषण रमन मैक्सिको भी देख लीजिएगा। ये सब सारी को तो देखना ही पड़ेगा, बिना देखे कहाँ से होगा। चलिए तो फ्रेंड्स ये हमारा वीडियो था, आप लोग देखिए, और थोड़ा पढ़ना तो खैर ज़्यादा ही पर देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था, तो देखिए 2024 में जो मिला था हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को, 23 में मिला था उर्दू कवि गुलजार और जगत राम भद्राचार्य को, ठीक है। और व्यास पुरस्कार 2024 में मिला था सूर्य बाला को, और वही बात करें 23 में मिला था पुष्पा भारती को। ये दोनों आप लोग याद कर लिए। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 में किसको मिला था, तो याद करें विनोद कुमार को मिला था, वही 23 में मिला था उर्दू कवि गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य को। वही व्यास सम्मान 2024 में किसे मिला था, तो सूर्य बाला को। चलिए सरस्वती सम्मान 23 में मिला था प्रभा वर्मा को, और 2022 में मिला था शिव शंकरी को। दादा साहेब फाल्के वर्ष 2022 वाला मिला है मिथुन चक्रवर्ती को, और 2023-21 वाला वहीदा रहमान को, क्लियर है। अब इसमें और देखते हैं, बिहारी पुरस्कार नहीं पूछता है, जो पूछता है उसी को मैं। एबेल पुरस्कार भी नहीं पूछता। गांधी शांति पुरस्कार पूछेगा तो 21 में गीता प्रेस को मिला था, 20 में शेख मुजीबुर रहमान। अब फ्रेंड्स आप लोगों को शेख मुजीबुर रहमान के अनुसार बताना चाहते हैं, इसको राष्ट्रपिता की उपाधि मिला था, लेकिन अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अब वहाँ पर बांग्लादेश का जो मुद्रा होता है, यानी वहाँ के राष्ट्रपति मोहम्मद यूनिस ने ये घोषणा किया है कि अब बांग्लादेश के मुद्रा में, अर्थात वहाँ के करेंसी में राष्ट्रपति यानी कि जो राष्ट्रपिता कहलाते थे उनका चित्र नहीं रहेगा। और वैसा है बुकर पुरस्कार भी देख लीजिएगा, राजीव गांधी तो आप लोग 18 मिला था गोपाल कृष्ण गांधी को। तो ये सब सारे आप लोग को देखना पड़ेगा फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ, तो और भी मैं डिस्कस कर दूंगा। इसमें मैं देखना चाह रहा था आप लोगों को ये यानी कि फुटबॉल वाला, हाँ आ चुका है, देखिए इसको याद कर लीजिए। देखिए ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता था 24-25 का, सबसे पहले होता ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो याद रखें पुरुष जो एकल विजेता रहा उसमें याद रखें जैनिक सीनर बने हैं, और महिला में जो बने मेडिसिन की, याद कर लीजिए। देखिए ऑस्ट्रेलिया ओपन जो हुआ था तो उसमें पुरुष वाले जो जिन्हें जैनिक सीनर बने हैं, वही महिला कौन बने हैं, मेडिसिन कौन, याद कर लीजिएगा। बात करना चाहते हैं फ्रेंच के लिए, तो फ्रेंच के लिए बात करना चाहते हैं कार्लोस अल्कराज पुरुष के लिए, अब महिला के लिए ईगा इवेस्टिगा, क्लियर है। वही विलम्बडन के लिए बात करना चाहते हैं क्लोस अल्कराज हो गए, जो कि आप लोग को देखेंगे दोनों में मिल गया। अब 12 बोरा क्रिजिकोवा। और अमेरिकी की बात करना चाहते हैं जनरिस सीनर हो गए, और अरियाना साबालिंसा। तो ये सारी चीज़ों को आप लोग को एक बार में देखना पड़ेगा, ठीक है। वैसे मैं इसका कुछ ट्रिक से याद किया था, देखता हूँ मैं। देखिए सबसे पहले इसका ट्रिक होता है अफवाह, याद कर लिए एफ बाउ याद कर लिए, एफ बाउ। देखिए आप लोग को बताना चाहिए, सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विलियमडन ओपन और यूएस ओपन। तो देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन का जो सबसे पहले जो मेल खिताब जो जीता है, याद रखिएगा मेल खिताब जो जीता है जेनिक सीनर ने JS कर दिए, क्लियर है। और जेनिक सीनर तो हो गया, वही आप लोग का यानी देखिए ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका का दोनों आप लोग का जो जीता हुआ जेनिक सीनर ने जीता। आई होप आप लोगों को पहला और लास्ट वाला का याद हो गया हो, क्लियर है, दोनों का याद हो। देखिए सबसे पहले अफवाह याद कर लीजिए, देखिए यहाँ पे अफवाह याद करिए, AFBA लिखे या WA लिखे, क्लियर। इसके अनुसार देखिए अफवाह, तो यहाँ से आप लोग को बताना, देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन का जो मेल था और अमेरिका दोनों A से होता ना, तो उसका जो विजेता है आप लोग का, अगेन आई रिपीट, जेनिक सीनर है, यानी कि जेनिक सीनर हो गया। ये आगे सबसे पहले याद करिए, जेनिक सीनर हो गया, आगे सबसे पहले इसको याद कर लीजिए, जेनिक सीनर हो गया। उसी प्रकार इसमें भी अगर बात करना चाहते हैं तो जेनिक सीनर हो गया, इसको आगे सबसे पहले याद कर लीजिएगा, क्लियर, जेनिक सीनर हो गया, क्लियर है। वही बात करना चाहते हैं फ्रेंच के लिए, तो फ्रेंच के लिए अगर बात करना चाहते हैं तो फ्रेंच के लिए जो जीता है पुरुष वाला देख सकते हैं कार्लोस अल्कराज और कार्लोस अल्कराज। तो यहाँ पे लिखेंगे कार्लोस अल्कराज, देखिएगा लिख देते हैं, कार्लोस अल्कराज हो गया। वही अगर आप लोग विलियमडन के लिए बात करना चाहते हैं तो कार्लोस अल्कराज, यहाँ से आगे आप लोग याद कर लीजिए। यानी AA वाला जो जीता यानी ऑस्ट्रेलिया और अमेरिकन वाला जो जीता यानी US वाला, दोनों में जेनिक सिंजर हो गया, क्लियर, जेनिक सीनर हो गया। वही फ्रेंच और विलियमडन के लिए कार्लोस अल्कराज जीता है। यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गएगा। बात करते हैं वुमेंस में, तो देखिए अफवाह याद कर सकते हैं ना, अफवाह याद करिए यहाँ से वुमेंस में। तो फ्रेंड्स वुमेंस की बात करना चाहते हैं तो देखिए
ऑस्ट्रेलिया ओपन वाला, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन वाला अगर आप लोग देखिएगा तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, तो इसको जीता मेडिसिन कीज ने जीता है। क्लियर है, वही बात, इसमें मेडिसिन कीज ने जीता है। और फ्रेंच वाला को तो हमेशा की तरह इस बार ईगा स्विएटेस्का ने जीता है। और विलमडेना का आप लोगों ने बारबोरा क्रिस्टकोवा है, और इसमें आप लोग का जीता आरियाना आरियाना ने। तो इसमें थोड़ा सा आप लोग को याद करना पड़ेगा, चारों अलग अलग है। क्लियर है, तो इस टाइप से आप लोग याद कर लीजिए, काफ़ी फ्रूटफुल होगा आप लोग का। क्लियर है, तो अगेन आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी। थैंक यू सो मच। अगेन लास्ट टाइम मैं फिर से आप लोग बोलता हूँ, ये जो आप लोगों को मैं बताऊँ ग्रैंड स्लैम, आप लोग को फिर से याद कर लीजिए इसका। अगेन आप लोग को ठीक में बोल देता हूँ, ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करना चाहते हैं, इसका मेल और फीमेल। तो मेल के लिए क्या मैं बोला था, जेनिक सीनर को याद कर लीजिएगा। अब वही फीमेल के लिए बात करना चाहते हैं, तो इसका राइट आंसर था आप लोग के बीच में मेडिसिन केज। तो ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो हम लोग मेडिसिन ले आते हैं, इस टाइप से याद हो गया। क्लियर है, चलिए वही बात करना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ अमेरिका के याद कर लिए। ऑस्ट्रेलिया और यूएस अमेरिका वाला सबसे इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो इसमें भी आप लोग का क्या था, तो जेनिक सीनियर हो गया था मेल में। और इसमें आप लोग लास्ट वाला बोले थे अरियाना, क्या बोले थे, अरियाना। देखिए अरियाना साबालिंका हो गया। क्लियर है, चलिए और फ्रेंच की बात करना चाहते हैं और विलम्बडन की, दोनों में मेल की विजेता। देखिए फ्रेंच की बात करना चाहता है विलम्बडन में, दोनों में मेल के लिए कौन था, कार्लोस अल्कराज हो गया था। और वही फीमेल में बात करना चाहते हैं, तो फीमेल में अगर बात करना चाहते हैं तो इसमें अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो महिला की बात करना चाहते हैं तो फ्रेंड इसमें ईगा स्विएटेस्का होगा। कौन होगा, ईगा स्विएटेस्का होगा। तो ईगा स्विएटेस्का होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे ईगा स्विएटेस्का, तो यहाँ पे लिखेंगे ईगा स्विएटेस्का लिखेंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। क्लियर है, वही फ्रेंड्स हम लोग बात करना चाहते हैं विलम्बडन कोपा। तो विलम्बडन के लिए बात करना चाहते हैं, इसमें कौन जीता था, बोरा था। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोग को याद करना पड़ेगा हर हालत में। क्लियर है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग को पेपर में पूछा जाता है। क्लियर है, चलिए और अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोग को पता हो कुल 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विलम्बडन ओपन और यूएस ओपन होते हैं। क्लियर है, और इसमें और भी कुछ क्वेश्चंस होंगे तो मैं आप लोग को बताने का भरपूर प्रयास करूंगा। क्लियर है, और इसके साथ साथ फ्रेंड्स आप लोग देखिए इसमें और भी कुछ वैसा क्वेश्चन होगा तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। ये आप लोग इसको देखिए, 5वां खेलो इंडिया विंटर गेम्स, ये भी आ सकता है। सबसे पहले 5वां खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो हुआ था, इसका आयोजन किया था लद्दाख एवं गुलमर्ग में, लद्दाख और गुलमर्ग में किया था। क्लियर है, और 2 चरण में हुआ था। सबसे पहले आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, लद्दाख के लेह में हुआ था और जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हुआ था। क्लियर है, पहला जो चरण हुआ था 23 से 27 जनवरी के बीच में हुआ था लेह में, और दूसरा जो चरण हुआ था 9 से 12 मार्च के बीच में हुआ था गुलमर्ग में हुआ था। क्लियर है, अब देखिए इसका शुभंकर क्या थे, तो सी थे और हिम तेंदुआ थे। ठीक है, इसमें कुल मिलाकर 6 खेल शामिल थे और कुल शामिल खेल थे 6 थे। अब देखिए प्रथम चरण स्थान थे लद्दाख थे, दूसरा में थे तमिलनाडु। तो ये सारी चीज़ों को आप लोग को देखना पड़ेगा। तो ये आप लोग देख लीजिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। और ग्रैंड स्लैम तो वैसा 24-25 वाला हो चुका है फ्रेंड, मैं बता दिया हूँ। चलिए ये भी आप लोग को देखना पड़ेगा फ्रेंड। देखिए आगामी खेलों का आयोजन स्थल, सबसे पहले 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो होगा लॉस एंजलिस में होगा। कहाँ पे होगा, लॉस एंजलिस में होगा। उसके बाद 32वां भी कहाँ लिख रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में होगा। फिर ऐसे भारत ने भी प्रस्ताव रखा 2036 के लिए। क्लियर, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। वही बात करना चाहते हैं शीतकालीन ओलंपिक खेल, तो 2026 में जो होगा वो आप लोग का इटली में होगा, और 2030 में होगा वो फ्रांस में होगा। कहाँ पे होगा, फ्रांस में होगा। क्लियर है, और वही बात करना चाहते हैं हम लोग, इसमें और कुछ इंपॉर्टेंस है देखते हैं। एशियाई खेल इंपॉर्टेंस आप लोग का जो कि जापान में होगा। क्लियर है, और भी वैसा कुछ क्वेश्चन है इसमें। राष्ट्रमंडल खेल तो आप लोग जानते होंगे स्कॉटलैंड में होने वाला। फीफा सबसे इंपॉर्टेंट, फीफा तो 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप जो होगा 3 में होगा, मैक्सिको, अमेरिका और कनाडा में होगा 2026 में। वही 24वां जो होगा पुर्तगाल, मोरक्को, स्पेन, उरुग्वे, अर्जेंटीना, पैराग्वे में होगा। तो ये सारी चीज़ों को एक बार एक टाइम रिकॉल कर लीजिएगा। देखिए जो भी मैं बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंस हो गया, मैं बता नहीं रहा, बस आप लोगों के सामने लेके आ गया हूँ। देखते हैं और भी इसमें कुछ वैसा है। फीफा मैं बता दी हूँ, फीफा के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और फीफा महिला विश्व कप होगा, ब्राज़ील में होगा। फिर बात करना चाहते हैं AFC होगा, ICC महिला, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 14वां विश्व कप जो होगा आप लोग का जो नेक्स्ट टाइम होगा 2027 में दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया में होगा। और 15वां जो होगा 2031 में भारत बांग्लादेश में होगा। ICC क्रिकेट महिला क्रिकेट विश्व कप भारत में ही होगा। तो ये सारी चीज़ों को आप लोग को देख लेना होगा। क्लियर है, तो फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आप लोग अल्टीमेटली कर लिए होंगे। क्लियर है, अब देखिए 17वां जो पेरिस पैरा ओलंपिक हुआ था फ्रांस में हुआ था। ठीक है, ये सब सारी चीज़ों को आप लोग को देख लेना पड़ेगा। भारत का रैंक याद रखिएगा कितना था, 18वां था। IPL को आप लोग को नहीं देखना है, IPL वैसे भारत में इस बार कौन जीता था तो आप लोग को पता है, RCB ने जीता है। और वैसा कुछ क्वेश्चन है,
तो इसमें बस इतना ही क्वेश्चन है, बाकी होगा तो मैं आप लोगों के सामने नेक्स्ट वीडियो में लेकर आता हूँ। देखिए चैंपियंस ट्रॉफी का भी लिख रहा है, आई होप आप लोग देखे भी होंगे और काफ़ी अच्छे से पता होगा। और आप लोगों को किसी चीज़ का नीड होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं सारी चीज़ों को रिकॉल करवा दूंगा। क्लियर है? तो चलिए, थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी। थैंक यू सो मच, होप फॉर द बेस्ट।